हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी चैनल। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव सुधारों को लेकर सरकार को एक पत्र लिखा है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो वोटर आईडी के साथ आधार लिंकिंग के लिए जल्द अधिसूचना जारी करे। गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021 बनाया था। इस कानून के जरिए 1950 और 1951 के RPA एक्ट्स में बदलाव किए गए थे। 2021 के संशोधन में वोटर आईडी को आधार नंबर से लिंक करने की बात शामिल है। वहीं युवाओं को खुद को बतौर वोटर रजिस्टर करने के लिए अब साल में 4 मौके मिलेंगे, जो पहले साल में एक ही बार हो सकता था। इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया को अब जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश भी हुई है। पहले सेना के किसी अधिकारी की पत्नी को ही सर्विस वोटर बनने का अधिकार था। अब यह अधिकार महिला सैन्य अधिकारी के पति को भी दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सरकार से अपील की है कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर बैन लगाने के आयोग के मसौदे पर विचार करें। फिलहाल 1951 का कानून एग्जिट पोल पर रोक लगाता है। कोई भी व्यक्ति आम चुनावों की सूरत में सभी राज्यों में वोटिंग शुरू होने से लेकर वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल पब्लिश नहीं कर सकता। राजीव कुमार ने किसी व्यक्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा एक सीट पर चुनाव लड़ने के अधिकार की बात भी सामने रखी। फिलहाल 1951 के एक्ट के मुताबिक एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 2 सीटों पर से चुनाव लड़ सकता है। सरकार को लिखी चिट्ठी में उन्होंने सरकार से अपील की है कि आयोग को कुछ दलों की मान्यता वापस लेने की शक्ति मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि 1951 के कानून के तहत चुनाव आयोग को किसी समूह को बतौर राजनीतिक दल की मान्यता देने की शक्ति है। हालांकि आयोग को मान्यता वापस लेने का हक नहीं है। संविधान में भी राजनीतिक दलों को मान्यता देने या वापस लेने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। आपको बता दें, पिछले ही महीने आयोग ने 2100 से ज्यादा RUPPs पर नियमों के उल्लंघन को लेकर बड़ी कार्रवाई की थी। RUPPs यानी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे दल हैं जो आम चुनाव में इतने भी वोट हासिल नहीं कर पाते कि वे राज्य दल बन सके, या फिर रजिस्टर्ड होने से लेकर अभी तक उस दल ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। दूसरी तरफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे दल हैं जो चुनाव आयोग की शर्तों को पूरा करते हैं। अगली खबर भी पॉलिटी से है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बढ़ती सरगर्मियों के बीच एक मुद्दा अखबारों और लोगों के बीच चर्चा में है। ये मुद्दा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी क्या EVM का इस्तेमाल होता है। इसका सही जवाब है नहीं। आइए समझते हैं कि आखिर भारत में असेंबली इलेक्शन या आम चुनावों की तरह राष्ट्रपति को इलेक्ट करने में EVM का इस्तेमाल क्यों नहीं होता। दरअसल भारत में आम चुनाव की प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पर आधारित है। इसे सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम भी कहते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का सीधा मतलब है कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो विनर है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 55(3) के मुताबिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होता है। इस सिस्टम में वोटर कई सारे उम्मीदवारों के बीच अपना प्रेफरेंस तय कर सकता है। हो सकता है 5वें उम्मीदवार को वोटर ने अपना पहला प्रेफरेंस बताया हो और तीसरे उम्मीदवार को अपना लास्ट प्रेफरेंस बताया हो। भारत में अभी EVM में इस तरह की वोटिंग की व्यवस्था नहीं है, इसलिए अभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में EVM का इस्तेमाल नहीं किया जाता। संविधान के आर्टिकल 54 के मुताबिक राष्ट्रपति के चुनाव में एक इलेक्टोरल कॉलेज हिस्सा लेता है। इसे निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। साथ ही दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इस इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मनोनीत सदस्यों को निर्वाचक मंडल में जगह नहीं दी जाती। अनुच्छेद 55(3) के मुताबिक राष्ट्रपति का चुनाव सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान के जरिए होता है। EVM के इस्तेमाल की बात करें तो सबसे पहले 1982 में केरल के असेंबली इलेक्शन में EVM जैसी मशीन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस बारे में कानून न होने की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसे रद्द कर दिया गया। 1989 में संसद ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट करके इलेक्शन में EVM के इस्तेमाल का प्रावधान किया।
फाइनली 1998 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली यानी 3 राज्यों के 25 विधानसभा सीट्स के चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। 2001 में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी की सभी विधानसभा सीट्स के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया गया और इसके बाद भारत में इलेक्शंस के दौरान ईवीएम का रेगुलर यूज होने लगा। अगली खबर देखते हैं साइंस एंड टेक से। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के मुताबिक अब तक मंकी पॉक्स के लगभग 1200 मामले सामने आ चुके हैं। 18 देशों में मिले इन मामलों में सबसे ज्यादा केसेस यूके, स्पेन और पुर्तगाल में हैं। एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि इनमें से ज्यादातर मामले ऐसे पुरुषों में मिले हैं जिनके यौन संबंध किसी पुरुष से रहे हैं। इसी तरह बाइसेक्सुअल पुरुषों में भी मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। हालांकि अध्ययन में यह भी साफ है कि इस वायरस का ट्रांसमिशन इस तरह के पुरुषों तक ही सीमित नहीं है। मंकी पॉक्स डिजीज मंकी पॉक्स वायरस की वजह से होती है। यह वायरस शोध के लिए रखे गए बंदरों में 1958 में पहली बार मिला था, इसलिए इसे मंकी पॉक्स कहते हैं। इंसानों में इसकी पहचान 1970 में हुई। यह एक वायरल जूनोटिक डिजीज है, यानी यह बीमारी पशुओं से इंसानों में फैल सकती है। हालांकि इंसान से इंसान में भी यह वायरस फैल सकता है। आमतौर पर यह वायरस मध्य और पश्चिम अफ्रीका में मिलता है, क्योंकि यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का फैलाव है। इन वनों में ये वायरस जीवित अवस्था में रह सकते हैं। तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बैक पेन इसके मेजर सिम्टम्स होते हैं। कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोग और बच्चों पर इसका गहरा असर होता है, यहाँ तक कि इनकी मौत तक हो सकती है। एक संक्रमित इंसान से दूसरे इंसान तक यह वायरस ड्रॉपलेट्स या वस्तुओं के साझा इस्तेमाल से फैल सकता है। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट से भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। वैक्सीन की बात करें तो वर्तमान में ऐसी कई वैक्सीन मौजूद हैं जिनसे स्मॉल पॉक्स को रोका जा सकता है। इन्हीं वैक्सीन से मंकी पॉक्स से कुछ हद तक सुरक्षा मिल सकती है। मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए 2019 में MVABN वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी। इस वैक्सीन को एम्वाम्यून, एम्वानेक्स या जिनोस के तौर पर माना जाता है। अगली खबर भी साइंस टेक से है। भारत और फ्रांस के बीच यूरोपियन प्रेशराइज्ड वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर समझौता आगे बढ़ने के संकेत मिले हैं। दोनों देशों के बीच 6 EPR न्यूक्लियर रिएक्टर्स की डील लंबे अरसे से लटकी पड़ी है। महाराष्ट्र के जैतापुर प्लांट में 1650 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता के 6 रिएक्टर्स के इंस्टॉलेशन को साल 2008 में ही मंजूरी मिल गई थी। अब अगर यह डील पूरी होती है तो 9,900 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता के साथ यह अब तक की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा निर्माण इकाई होगी। फिलहाल रूस ही एकमात्र देश है जिसने भारत में आयातित लाइट वाटर रिएक्टर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट स्थापित किया है। 1998 में हुए एक करार के मुताबिक रूस तमिलनाडु के कुडनकुलम संयंत्र में भारत की मदद कर रहा है। परमाणु संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाले रिएक्टर्स के कुछ मुख्य हिस्से होते हैं। इनमें शामिल हैं ईंधन, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स या ब्लेड्स, कूलेंट, प्रेशर ट्यूब्स और स्टीम जनरेटर इत्यादि। इन रिएक्टर्स के लिए यूरेनियम बेसिक फ्यूल होता है जो यूरेनियम ऑक्साइड के तौर पर इस्तेमाल होता है। रिएक्टर के कोर में इस्तेमाल होने वाला मुख्य पदार्थ मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर के तौर पर अमूमन भारी जल या ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। मॉडरेटर नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन्स की गति को धीमा करता है। रिएक्शन की दर को नियंत्रण में रखने के लिए कोर में कंट्रोल रॉड्स को फिट किया जाता है। यह अमूमन कैडमियम, हैफ्नियम और बोरॉन के बने होते हैं। दुनिया भर के परमाणु संयंत्रों में प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, एडवांस्ड गैस कूल्ड रिएक्टर, लाइट वाटर ग्रेफाइट मॉडरेटेड रिएक्टर और फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर आदि का इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स को सबमरीन पावर प्लांट के तौर पर विकसित किया गया था। इस रिएक्टर में कूलेंट और मॉडरेटर के लिए साधारण जल का इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह के रिएक्टर को अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरोपियन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर्स को तीसरी पीढ़ी का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर कहते हैं। फिनलैंड, चीन और फ्रांस जैसे देश इसका विकास कर रहे हैं। EPR को 2 चरण की सुरक्षा की वजह से काफी सुरक्षित रिएक्टर माना जाता है। 12 जून को ब्रह्मोस मिसाइल के 21 साल पूरे हो गए हैं। इस बीच यह मिसाइल खूब सुर्खियों में बनी रही। ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर ही इसे ब्रह्मोस नाम दिया गया।
यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसमें सुपरसोनिक का मतलब है कि यह मिसाइल ध्वनि की गति से तेज चल सकती है और इसकी स्पीड 2 से 3 मैक होती है। इस मिसाइल का परीक्षण पहली बार लैंड बेस्ड लॉन्चर के सहारे चांदीपुर से हुआ था। हालांकि अब इसके तीनों वर्जन यानी भूमि, वायु और समुद्र का विकास हो चुका है। यह एक 2 स्टेज मिसाइल है जिसमें सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन फिट है। पहली स्टेज मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड तक ले जाता है और अलग हो जाता है। दूसरा स्टेज या लिक्विड रैमजेट मिसाइल को क्रूज फेज में ले जाता है, यानी ध्वनि की गति से 3 गुना के आसपास। यह मिसाइल भूलो और दाग जाओ तकनीक पर काम करती है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर के आसपास है। हालांकि इस रेंज को आगे और बढ़ाने पर काम चल रहा है। शिप बेस्ड ब्रह्मोस का परीक्षण पहली बार 2005 में किया गया था। इस वर्जन को समुद्र से समुद्र और समुद्र से लैंड मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह 2017 में इसका एयर बेस्ड वर्जन परीक्षण किया गया। सुखोई 30 MKI के जरिए यह एयर लॉन्चिंग टेस्ट हुआ था। हाल ही में INS विशाखापत्तनम से इस मिसाइल का समुद्र से समुद्र परीक्षण भी किया गया। ब्रह्मोस के मामले में भारत को बड़ी कामयाबी तब हाथ लगी जब इसी साल भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस को लेकर करार हुआ। $374 मिलियन के इस डील के तहत भारत दक्षिण पूर्व एशिया के इस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगा। भारतीय सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के लिए सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है। स्कीम तत्काल प्रभाव से लागू होगी। स्कीम के तहत भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। नई योजना डिफेंस सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। स्कीम के जरिए तकनीक में कुशल और टैलेंटेड युवाओं को सेना में मौका मिलेगा। योजना के तहत ज्यादातर सैनिक 4 सालों तक सेवा में रहेंगे। हर साल भर्ती होने वाले 45,000 से 50,000 सैनिकों में महज 25% को ही अगले 15 सालों के लिए परमानेंट कमीशन मिलेगा। स्कीम में सरकार ने जिस तरह पेमेंट सिस्टम को रखा है, उससे लगता है कि फ्यूचर में सरकार का पेंशन बिल कुछ कम होगा। स्कीम के तहत अगले 90 दिनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें सभी क्लास के युवा शामिल होंगे। यह खासकर सेना के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि अभी सेना में रेजिमेंट सिस्टम फॉलो होता है, जिसमें कहीं ना कहीं रीजन और कास्ट का भी रोल होता है। इसके अलावा अगले 7 से 10 सालों में सेनाओं में सैनिकों की औसत आयु 32 से घटकर 26 हो जाएगी। स्कीम के तहत अब 17.5 से 21 साल के युवा सेना में जा सकेंगे। नए सैनिकों को इस स्कीम के तहत पहले साल से कम 30,000 का मासिक वेतन मिलेगा। आखिरी यानी चौथे साल यही वेतन बढ़कर 40,000 होगा। हर महीने कुल वेतन का 30% हिस्सा एक फंड में जमा होगा और सरकार भी इतना ही कंट्रीब्यूट करेगी। सेवा के आखिर में इस फंड में 10.04 लाख रुपए होंगे। सरकार ने इस फंड को अग्निवीर कॉर्पस फंड नाम दिया है। अग्निवीर कॉर्पस फंड में ब्याज मिलाकर हर सैनिक को कुल 11.71 लाख का सेवा निधि पैकेज मिलेगा। इस पैकेज को सरकार ने इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा है। बड़ी बात यह है कि नए सैनिकों को 48 लाख का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा, जबकि सर्विस के दौरान मौत हो जाने की स्थिति में 1 करोड़ की मदद राशि दी जाएगी। इसमें वो टेन्योर भी शामिल होगा जिसमें सेवा नहीं दी गई है। भर्ती के लिए एनरोलमेंट के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जैसे सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम का सहारा लिया जाएगा। अगली खबर देखते हैं। जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए WTO के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने अपना पक्ष खोलकर रखा है। भारत का मानना है कि WTO को पब्लिक स्टॉक से अनाजों के निर्यात की मंजूरी देनी चाहिए, खास करके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर। अगर मंजूरी मिलती है तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मानवीय संकट से गुजर रहे लोगों की मदद होगी। भारत का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सका है, इसलिए भारत को आगे आने की इजाजत दी जाए। लेकिन सवाल यह है कि भारत या कोई और देश अपने पब्लिक स्टॉक से खुलकर निर्यात क्यों नहीं कर सकता, या भारत को इसकी इजाजत WTO क्यों नहीं दे रहा। दरअसल बात यह है कि WTO के दूसरे देशों की तरह भारत भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए कमिटेड है, इसलिए भारत को इसके लिए अनाज की सप्लाई करनी होती है। WTO के नियमों के मुताबिक इस प्रोग्राम से जुड़े मेंबर्स मानवीय मदद के लिए अपने पब्लिक स्टॉक से अनाज को सीधे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते।
ऐसा इसलिए क्योंकि इस अनाज पर सब्सिडी दी जाती है, लिहाजा जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर एक्सपोर्ट होगा तो इससे ट्रेड में डिस्टॉर्शन आ सकता है। कोविड-19 और अब यूक्रेन संकट के बाद अलग अलग इलाकों में अनाज का संकट गहरा रहा है। ऐसे हालात में भारत अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के प्रति बाइंडिंग कमिटमेंट के फेवर में नहीं है, लिहाजा भारत इसमें कुछ छूट देने की लगातार मांग कर रहा है। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डी आइजनहावर के आइडिया के साथ इसे 1961 में एस्टैब्लिश किया गया। WFP आज के समय में कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज और आपदा वाले क्षेत्रों में मानवीय मदद के लिए एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसके तहत पहली बार 1963 में सूडान में डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। 2020 में मानवीय मदद के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए इस प्रोग्राम को शांति का नोबेल भी दिया गया। वेब 3.0 के बाद अब वेब 5.0 की चर्चा जोरों पर है। दरअसल ट्विटर के फॉर्मर CEO जैक डोर्से ने वेब 5.0 को लेकर हाल ही में अपना विजन सामने रखा। डेटा की ओनरशिप और इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटी इसके फोकस में रहेंगे। आइए अब समझते हैं वेब के अलग अलग वर्जन में क्या फर्क है। सबसे पहले वेब को समझते हैं। वेब यानी वर्ल्ड वाइड वेब। इसे हम फाउंडेशनल लेयर मानकर चल सकते हैं कि इंटरनेट कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वेब से ही हमें वेबसाइट या एप्लीकेशन सर्विसेज मिलती हैं। वेब 1.0 ग्लोबल डिजिटल कम्युनिकेशंस नेटवर्क में फर्स्ट जनरेशन है। इसे स्टैटिक वेब पेजेस से बने इंटरनेट रीड ओनली के तौर पर भी जानते हैं। वेब 2.0 में थोड़ा और सुधार हुआ और रीड ओनली का सिस्टम अब रीड एंड राइट इंटरनेट में बदल गया। आज के समय में हम सबसे ज़्यादा वेब 2.0 का ही यूज़ कर रहे हैं। वेब 3.0 वेब टेक्नोलॉजी में तीसरा वर्जन है। इसमें रीड, राइट, एग्जीक्यूट सिस्टम पर काम किया जाता है। वेब 3.0 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से लैस है और यूज़र ही डेटा का ओनर होता है। लोग बिना किसी इंटरमीडियरी के आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं। वेब 3.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल इसे और आधुनिक बनाता है। वेब 1.0 और वेब 2.0 की तरह वेब 3.0 में भी लेआउट और पेजेस की डिलीवरी HTML के साथ होती है। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेब पेजेस और एप्लीकेशन क्रिएट करने के काम आता है। वेब 4.0 की कोई फिक्स्ड डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन यह वेब 3.0 से कुछ आगे रीड राइट एग्जीक्यूशन कॉन्करेंसी सिस्टम पर काम करेगा। वेब 4.0 को हम बतौर सिम्बायोटिक वेब भी जानते हैं, जिसमें इंसानी दिमाग और मशीन सिम्बायोसिस तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं। बात करें वेब 5.0 की तो अभी इस पर विचार चल रहा है। इस वर्जन में कोशिश रहेगी कि वेब को इतना डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए कि डेटा पर यूजर का कंट्रोल ज्यादा हो जाए और आइडेंटिटी में भी पहले से बेहतरी आ जाए। चलिए अगली खबर देखें। इन दिनों खबरों में आपने क्रिप्टो लेंडिंग के बारे में काफी सुना होगा। इस शब्द से समझ में आता है कि इसमें लोन आदि की बात है, जो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। क्रिप्टो लेंडिंग भी एक तरह की बैंकिंग है जो क्रिप्टो वर्ल्ड में होती है। ट्रेडिशनल बैंकिंग में लोग अपना पैसा बैंकों में जमा करते हैं, जिस पर बाद में उन्हें ब्याज मिलता है, या इसके उलट किसी तरह की गारंटी के साथ बड़ी ब्याज दर पर लोन लेते हैं। क्रिप्टो बैंकिंग में क्रिप्टो यूजर्स क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर बिटकॉइन या उसकी जैसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी जमा करते हैं। आजकल जिन क्रिप्टो करेंसीज का प्रचलन ज्यादा है उनमें बिटकॉइन, एथेरियम, टेथर, XRP, टेरा आदि शामिल हैं। क्रिप्टो लेंडिंग और ट्रेडिशनल बैंकिंग में सबसे बड़ा अंतर रिटर्न्स का है। साधारण बैंकों के मुकाबले क्रिप्टो बैंक बहुत ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। क्रिप्टो लेंडर्स शुल्क आदि के लिए भी उधार देकर कमाई करते हैं। क्रिप्टो करेंसी आज के समय में काफी प्रचलित इकोनॉमी है, जो $3 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार कर चुकी है। अब इस इकोनॉमी में क्रिप्टो लेंडिंग भी पॉपुलर हो रही है। साधारण बैंक लेंडिंग के मुकाबले क्रिप्टो लेंडिंग के कई फायदे बताए जा रहे हैं, जैसे काफी कम ब्याज दर। इसके अलावा लोन अमाउंट असेट वैल्यू के बेस पर दिया जाता है। लोग अपने हिसाब से किसी भी क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म से डॉलर या मनचाही क्रिप्टो करेंसी में लोन ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स लोन के रिगार्डिंग क्रेडिट चेक नहीं करते और काफी तेजी से लोन पास करते हैं। अगली खबर जुड़ी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। गूगल के एक इंजीनियर ने दावा किया है कि कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट लैम्डा में सेंटिमेंट है। ऐसा दावा लैम्डा से हुई उसकी चैट के आधार पर किया गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि लैम्डा आखिर है क्या। लैम्डा का मतलब है लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन।
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन है जो किसी टॉपिक पर यूजर के इनपुट के आधार पर बात कर सकता है। लैम्डा को गूगल ने फ्लैगशिप डेवलपर कॉन्फ्रेंस में पहली बार 2021 में अनाउंस किया था, जबकि लैम्डा 2.0 को इसी साल अनाउंस किया गया था। इस एप्लीकेशन की खासियत यह है कि असंख्य मुद्दों पर यह ज्यादा नेचुरल तरीके से इंटरैक्ट कर सकता है। गूगल के इंजीनियर के दावे के बाद इस पूरे मुद्दे पर नई बहस छिड़ गई है। इस इंजीनियर ने कहा है कि पिछले दिनों लैम्डा से उसके अस्तित्व के बारे में जब उसने पूछा तो उसमें पाया कि एप्लीकेशन के पास ह्यूमन सेंटिमेंट है। हालांकि गूगल ने इस पूरे दावे को खारिज कर दिया है और गूगल ने कहा है कि इस इंजीनियर ने जो एविडेंस दिए हैं वो उनके दावों से मैच नहीं करते। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी चैनल। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने पश्चिम एशिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेन्नेट और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ एक वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि पिछले ही साल इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। इस बैठक को इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहा गया था। हालांकि उस बैठक को लेकर जानकारों का मानना था कि अब इंडो पैसिफिक की तरह वेस्ट एशिया में भी अमेरिका क्वाड बनाने की तैयारी में है, लेकिन अब अमेरिकी प्रशासन ने इस बात के संकेत दिए हैं कि इस ग्रुप को I2U2 सम्मेलन का नाम दिया जाएगा। I2U2 में I2 का मतलब है इंडिया और इजराइल, जबकि U2 का मतलब है USA और UAE। अमेरिकी प्रशासन की माने तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन इजराइल, फिलिस्तीन और सऊदी अरब के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनका खासा ध्यान अब्राहम अकॉर्ड और भारत, इजराइल, USA और UAE के इस ग्रुप पर रहेगा। आपको बता दें कि साल 2020 में अमेरिका की अगुवाई में इजराइल, UAE और बहरीन के बीच अब्राहम अकॉर्ड हुआ था। बाद में सूडान और मोरक्को भी इस अकॉर्ड में शामिल हुए थे। समझौते का बड़ा मकसद इजराइल और अरब देशों के बीच दोस्ताना संबंध स्थापित करना है। गौरतलब है कि फिलिस्तीन क्षेत्र में यहूदी नेशन और अरब नेशन बनने के समय से ही इजराइल और अरब देशों के बीच संबंध ठीक नहीं रहे हैं। चूंकि अमेरिका के संबंध इजराइल और UAE और सऊदी अरब जैसे अरब देशों के साथ काफी अच्छे हैं, इसलिए इस अकॉर्ड के पूरा होने में अमेरिका की कोर भूमिका रही है। अकॉर्ड के मुताबिक ये देश इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंध बहाल करने की प्रोसेस में है। वेस्ट एशिया के अलावा अमेरिका इंडो पैसिफिक में क्वाड और ऑस्ट्रेलिया और UK के साथ मिलकर ऑकस बना चुका है। इसी तरह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ भी अमेरिका क्वाड्रिलैटरल डायलॉग में शामिल है। 2020-21 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने PLFS जारी कर दिया है। PLFS से मतलब है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। सर्वे के मुताबिक 2019-20 से 2020-21 के बीच बेरोजगारी दर में 0.6% की कमी आई है। 2019-20 में बेरोजगारी दर 4.8% थी, जो 2020-21 में घटकर 4.2% हो गई। इसका मतलब है कि 2020-21 में जितने वयस्क लोग रोजगार की तलाश कर रहे थे, उनमें महज 4.2% लोगों को ही रोजगार नहीं मिल सका। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर 3.3%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 6.7% बताई गई। बता दें कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय शहरी इलाकों में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को जानने के लिए रोटेशनल पैनल सैंपलिंग डिजाइन का इस्तेमाल करता है। इस सिस्टम में कुछ इलाकों में सर्वे कुछ राउंड्स में किए जाते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि इस दौरान ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की स्थिति जानने के लिए घरों का दोबारा विजिट नहीं किया गया। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लेबर फोर्स में लगे लोगों का प्रतिशत होता है। LFPR में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो काम कर रहे हैं, या वे लोग जो काम की तलाश में हैं, या वे जो काम के लिए मौजूद हैं। 2020-21 के दरमियान यह दर 41.6% बताई गई है, जबकि पिछले साल यह 40.1% आंकी गई। वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो यानी कुल आबादी में उन लोगों की संख्या जो रोजगार में है, इस सर्वे में यह आंकड़ा 39.8% बताया गया है। सर्वे के मुताबिक 2017-18 से 2020-21 के बीच WFPR में पुरुषों, महिलाओं और ओवरऑल के तीनों के मामले में लगातार इजाफा हुआ है। इकोनॉमिक कंपटीशन के मामले में पिछले एक साल में भारत ने कुछ प्रोग्रेस किया है।
इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी कर दिया है। भारत ने इस इंडेक्स में 6 पायदान का सुधार किया है। एशियन इकोनॉमीज में भारत ने इस इंडेक्स में सबसे बड़ा सुधार किया है। 2021 के इंडेक्स में भारत जहां 43वें पायदान पर था, अब वो 37वीं रैंक पर है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में सुधार की वजह से भारत ने 6 स्टेप्स का इंप्रूवमेंट किया। 63 देशों के इस ग्लोबल लिस्ट में डेनमार्क ने बाजी मारी है। स्विट्जरलैंड पिछले साल जहां फर्स्ट पोजीशन पर था, वो खिसक कर दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। सिंगापुर इस बार इंडेक्स में तीसरे पायदान पर है। रैंकिंग में वेनेजुएला को आखिरी यानी 63वें पायदान पर रखा गया है। मंगोलिया 61वें जबकि अर्जेंटीना 62वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग में सुधार के पीछे आईएमडी ने लेबर मार्केट में सुधार, कर सुधार और एनवायरनमेंट के प्रति भारत की कमिटमेंट को वजह बताया है। बता दें कि आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयरबुक पहली बार 1989 में पब्लिश की गई थी। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल रिपोर्ट है जिसमें देशों को उनकी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा के हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। इसमें 4 पैरामीटर्स पर ध्यान दिया जाता है: इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ दिनों पहले ओडिशा की चिल्का झील में फिशिंग कैट्स की जनगणना की गई। फिशिंग कैट्स की तादाद जानने के लिए यह दुनिया की पहली ऐसी जनगणना थी। जनगणना के बाद एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिस वाटर लैगून के पास 176 फिशिंग कैट्स की पुष्टि हुई है। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के बाहर हुई इस जनगणना में चिल्का विकास प्राधिकरण और फिशिंग कैट प्रोजेक्ट ने मिलकर बड़ा योगदान दिया। फिशिंग कैट प्रोजेक्ट अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो फिशिंग कैट्स के संरक्षण और उन पर शोध का काम कर रहा है। 2010 में एस्टैब्लिश हुआ यह प्रोजेक्ट वर्तमान में 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इंप्लीमेंट हो रहा है। 2012 में फिशिंग कैट को पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु डिक्लेयर किया गया था। फिशिंग कैट्स की जनगणना के लिए स्पाशियली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर मेथड का यूज किया गया। इस मेथड को आमतौर पर जानवरों के पॉपुलेशन साइज को एनालाइज करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जानवरों की कैप्चरिंग और मार्किंग कर डेटा सैंपल लिया जाता है। फिशिंग कैट्स के साइज घरेलू बिल्लियों से 2 गुने होते हैं। यह बिल्ली मछली के शिकार के लिए पानी में जाने और बेहतर तैराकी के लिए जानी जाती है। आमतौर पर ये जीव रात में एक्टिव होते हैं। चौड़ा और बड़ा सिर, भूरे और ग्रे रंग के फर और सीधी खड़ी धारियां इनकी खासियत हैं। वेटलैंड्स इन बिल्लियों की रहने की पसंदीदा जगह है। वेस्टर्न घाट्स, सुंदरबन के मैंग्रोव फॉरेस्ट, हिमालय की तलछटी, गंगा और ब्रह्मपुत्र की घाटी में इन्हें देखा जा सकता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी इनकी आबादी मौजूद है। हालांकि वैश्विक स्तर पर इनकी संख्या घट रही है, इसलिए IUCN ने इन्हें वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा है। इसके साथ ही इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 और साइट्स में भी शामिल किया गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 2020-21 के लिए माइग्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा असर कोविड-19 महामारी का देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2020 से जून 2021 के बीच देश की 0.7% आबादी टेम्पररी विजिटर्स थी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कोविड-19 महामारी को बताया गया है। कोरोना काल में लोग अपने काम धंधे की जगह छोड़कर कुछ दिनों के लिए अपने मूल निवास चले गए थे। ये रिपोर्ट पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के वार्षिक चक्र के दौरान लिए गए एडिशनल डेटा पर आधारित है। रिपोर्ट में माइग्रेट करने वाले लोगों को टेम्पररी विजिटर्स और माइग्रेंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। टेम्पररी विजिटर्स में उन लोगों को माना गया है जो मार्च 2020 के बाद अपने घर आ गए। इस दौरान वे 15 दिनों तक घर पर रहे लेकिन 6 महीने से पहले लौट गए। माइग्रेंट्स में वे लोग शामिल हैं जिनका पहले आखिरी सामान्य आवास अभी के रहने की जगह से अलग है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 84% टेम्पररी विजिटर्स के माइग्रेशन की मुख्य वजह कहीं न कहीं कोरोना से जुड़ी है। इनमें रोजगार खोना, रोजगार की कमी, शैक्षणिक संस्थाओं का बंद होना या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें शामिल थीं। 2020-21 के दौरान ऑल इंडिया माइग्रेशन रेट 28.9% रहा। ग्रामीण इलाकों के लिए ये आंकड़ा 26.5%, जबकि शहरी इलाकों के लिए 34.9% रहा है। इस दौरान 47.9% महिलाओं ने माइग्रेट किया। ग्रामीण इलाकों में 48% महिलाओं ने, जबकि शहरी इलाकों में 47.8% महिलाओं ने माइग्रेशन किया। 2020-21 के दरमियान केवल 10.7% पुरुषों ने माइग्रेशन किया था। VPN सर्विस प्रोवाइडर नॉर्ड VPN जल्द ही भारत में अपना सर्वर बंद करने जा रहा है।
साइबर सिक्योरिटी को लेकर जारी सरकार की ताज़ा गाइडलाइंस को फॉलो न करने को इसकी वजह बताया गया है। इस तरह अब तक यह तीसरा वीपीएन नेटवर्क प्रोवाइडर है जो भारत में अपनी सेवाएं बंद करेगा। इस साल अप्रैल में सरकार ने नई साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी की थी। गाइडलाइंस में सभी कंपनीज और एंटरप्राइजेज के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था कि वे सभी साइबर घटनाओं की इंफॉर्मेशन सर्ट इन को दें। सर्ट इन से यहाँ मतलब है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। सर्ट इन के नए मानकों के हिसाब से अब हर वीपीएन प्रोवाइडर को यूजर्स का 180 दिनों का लॉग बनाना होगा। साथ ही 5 साल के लिए सूचनाओं को भी सहेज कर रखना पड़ेगा। नॉर्ड वीपीएन ने इसे लोगों की प्राइवेसी के खिलाफ बताया। वीपीएन का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो यूजर्स को पब्लिक नेटवर्क को इस्तेमाल करने के लिए एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन देता है। वीपीएन में यूजर की ऑनलाइन आइडेंटिटी छुपा दी जाती है और इंटरनेट ट्रैफिक को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, जिससे डेटा ट्रांसफर के दौरान सुरक्षा बनी रहती है। वीपीएन का इस्तेमाल लोग अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं, जबकि कंपनियां अपने ब्रांचेस के बीच इंटरैक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। नॉर्मल पब्लिक नेटवर्क में डेटा को सुरक्षा का खतरा बना रहता है, जबकि वीपीएन हमें एनक्रिप्टेड लिंक प्रोवाइड करता है। आइए अब वीपीएन को आसान भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए सिस्टम ए को सिस्टम बी तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो इस इंफॉर्मेशन को पहले एक वीपीएन टनल से होकर गुजरना पड़ेगा। यह टनल सिस्टम ए को आगे वीपीएन सर्वर से कनेक्ट करेगी। बाद में वीपीएन सर्वर इंटरनेट सेवा के जरिए सिस्टम बी से कनेक्ट होगा। वीपीएन टनल दरअसल एक एनक्रिप्टेड लिंक होती है जो हमारे मैसेज को एनकोड कर देती है। इस एनकोडेड मैसेज को केवल सिस्टम बी ही समझ सकता है, यानी बीच में थर्ड पार्टी इस मैसेज को हैक नहीं कर सकती। वीपीएन टनल 2 प्राइवेट नेटवर्क्स के बीच सिक्योर्ड मैसेज पहुंचाने का काम करती है। इस टनल में कुछ प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल होता है। इनमें कुछ खास प्रोटोकॉल्स हैं: पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल, ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी इत्यादि। कोलकाता में एक सीवेज से लिए गए सैंपल में वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस होने की बात सामने आई है। पहले इस सैंपल में वाइल्ड पोलियो वायरस के पाए जाने की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर स्थिति साफ कर दी है। मंत्रालय के मुताबिक इस सैंपल के मामले में मुंबई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जेनेटिक सीक्वेंसिंग हुई है। इस तरह का वायरस किसी भी ऐसे देश में मिल सकता है जहां ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। इससे पहले 2018 में दिल्ली में वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस को डिटेक्ट किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस कमजोर हो चुके पोलियो वायरस का एक स्ट्रेन है। इनिशियल लेवल पर इसे ओरल पोलियो वैक्सीन में इंक्लूड किया जाता है। यह स्ट्रेन कुछ समय बाद चेंज हो जाता है और एक वाइल्ड पोलियो वायरस या नेचुरल ऑकरिंग वायरस के जैसे व्यवहार करता है। आपको बता दें कि ओरल पोलियो वैक्सीन में एक कमजोर वैक्सीन वायरस होता है। जब किसी बच्चे को टीका लगाया जाता है तो यह वायरस बहुत ही कम समय के लिए इंटेस्टाइन में रेप्लिकेट कर जाता है। बाद में उस बच्चे के मल के जरिए यह आगे भी फैल सकता है। कुछ मामलों में अगर किसी सोसाइटी में बहुत कम टीकाकरण हुआ है तो उस बच्चे के मल में मौजूद वैक्सीन वायरस आगे और फैल सकता है। इसे सर्कुलेटिंग वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस कहते हैं। WHO के मुताबिक पोलियोमाइलिटिस या पोलियो एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है जो ज़्यादातर 5 साल तक के बच्चों को प्रभावित करती है। यह वायरस इंसान से इंसान में आसानी से फैल सकता है। इस वायरस से पैरालिसिस होने की संभावना बनी रहती है। पोलियो वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन टीकाकरण के जरिए इसे रोका जा सकता है। इसके 3 स्ट्रेन्स में केवल टाइप 1 ही कुछ हद तक एक्टिव है। 2020 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसके पाए जाने की पुष्टि हुई। 1999 में टाइप 2, जबकि 2012 में टाइप 3 को खत्म मान लिया गया। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया था। पिछले दिनों की गई एक धार्मिक टिप्पणी पर झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयानों या हेट स्पीच से जुड़े कानूनों पर चर्चा तेज हो गई है। आइए समझते हैं कि हेट स्पीच क्या है और इससे जुड़े कानूनी प्रावधान क्या हैं। आमतौर पर हेट स्पीच ऐसे बयानों को माना जाता है जिससे किसी व्यक्ति, धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचती हो। इसके अलावा अगर ऐसे किसी बयान से राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, उसे भी हेट स्पीच की कैटेगरी में रख सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) भारत के नागरिकों को बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) लॉ एंड ऑर्डर, राज्य की सुरक्षा, संप्रभुता आदि के बेसिस पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। यानी संविधान कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल स्पीच की बात करता है।
हेट स्पीच को किसी भी कानून में डिफाइन नहीं किया गया है। हालांकि आईपीसी के अलग अलग सेक्शंस में इसके खिलाफ एक्शन की बात की गई है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2014 के अपने प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में विधि आयोग को कानूनी विचार करने की जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि आईपीसी का सेक्शन 124A राजद्रोह के खिलाफ एक्शन का प्रोविजन करता है। मुख्य रूप से धार्मिक भावनाओं और विश्वास को ठेस पहुंचाने वाली किसी तरह की हेट स्पीच के लिए आईपीसी की धारा 295A मौजूद है। इसी तरह आईपीसी का सेक्शन 153A भी इस मामले में कड़ा प्रावधान करता है। इस धारा में किसी भी ऐसे एक्ट यानी कृत्य को पेनलाइज करने की बात की गई है जो किन्हीं ग्रुप्स के बीच धर्म जाति के आधार पर शत्रुता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आईपीसी की धारा 295 से लेकर 298 तक धर्म से जुड़े कुछ आपत्तिजनक कृत्यों पर रोक के प्रावधान है। इन सब के अलावा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1988 में भी इस तरह के एक्ट्स पर रोक लगाने की बात की गई है। इसमें प्रोविजन है कि कोई भी धार्मिक संस्था या उसका प्रबंधक किसी धार्मिक जगह का इस्तेमाल ऐसे कामों में नहीं कर सकता जिससे किसी रिलीजन, रेशियल या लैंग्वेज ग्रुप के बीच माहौल बिगड़े। जनसंख्या नियंत्रण पर कड़ा कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को ऐसा कानून बनाने के लिए निर्देश दे। याचिका में दलील दी गई है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स सुरक्षित हो सकेंगे, साथ ही शांति से सोने का अधिकार और स्वच्छ हवा, पानी, भोजन और आश्रय का अधिकार भी सुनिश्चित होगा। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी बेहतर असर पड़ेगा। इस मुद्दे पर सरकार के रुख की बात करें तो सरकार का तर्क है कि भारत ने 2001 से 2011 के बीच ग्रोथ रेट में सबसे तेज गिरावट देखी है। साथ ही भारत प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ICPD 1994 का हस्ताक्षर करता देश है और यह प्रोग्राम ऑफ एक्शन फैमिली प्लानिंग के स्तर पर दबाव डालने के खिलाफ है। ICPD संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में किया गया 1994 का एक कॉन्फ्रेंस था। इसमें प्रोग्राम ऑफ एक्शन को अगले 20 सालों के लिए एडॉप्ट किया गया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी चैनल। जेनेवा में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का समापन हो गया। 2013 के बाली कॉन्फ्रेंस के बाद पहली बार WTO के सभी सदस्य एक ऐतिहासिक डील पर सहमत हुए हैं। 164 सदस्यों वाले इस ऑर्गेनाइजेशन का रूल मेकिंग प्रोसेस सभी सदस्यों की सहमति पर आधारित है। अगर एक भी सदस्य किसी फैसले से असहमत हो तो किसी डील तक नहीं पहुंचा जा सकता। इस नजरिए से बाली कॉन्फ्रेंस के बाद 4 दिन तक चला जेनेवा कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए इस सम्मेलन के इंपॉर्टेंट आउटकम्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले फिशिंग सेक्टर की बात करते हैं तो फिशिंग सेक्टर में अब सभी क्षेत्रों में इलीगल, अनरेगुलेटेड और अनरिपोर्टेड यानी IUU फिशिंग एक्टिविटीज पर लगाम लगाई जाएगी। ऐसी फिशिंग पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इन क्षेत्रों में टेरिटोरियल यानी समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील तक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ यानी 200 नॉटिकल मील तक और हाई सीज यानी 200 नॉटिकल मील के बाहर के एरियाज शामिल हैं। साथ ही जहां बहुत ज्यादा फिशिंग की जाती है उन इलाकों पर कड़े नियंत्रण लगाए जाएंगे ताकि फिश स्टॉक को रिस्टोर किया जा सके। EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या फिर RFMOs यानी रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित एरियाज के बाहर की जाने वाली फिशिंग पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। फिशिंग पर लिया गया यह फैसला भारत के पक्ष में रहा है। कोविड वैक्सीन को लेकर काफी समय से भारत ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी ट्रिप्स एग्रीमेंट के कुछ हिस्सों को हटाने की मांग कर रहा था, जिससे वैक्सीन और टेस्टिंग की तकनीक को देशों के बीच शेयर करना आसान बन सके। जेनेवा बैठक में अंतिम तौर पर यह सहमति बनी है कि वैक्सीन के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR मानकों को सस्पेंड कर दिया गया है। इससे विकासशील देशों द्वारा आसानी से वैक्सीन का निर्माण किया जा सकेगा। हालांकि भारत ने डायग्नोस्टिक और कोविड से संबंधित अन्य उपचार तकनीकों पर भी IPR मेजर्स को सस्पेंड करने की मांग की थी, लेकिन इस पर फैसला 6 महीनों के भीतर लेने की बात तय हुई है और फिलहाल केवल वैक्सीन के लिए IPR मेजर्स सस्पेंड हुए हैं। वैक्सीन को लेकर लिए गए इस निर्णय से वैक्सीन इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा।
कहीं और पेटेंट की गई वैक्सीन का उत्पादन कोई और देश ऑथराइज कर सकेगा। इसके लिए न तो किसी कंसेंट की जरूरत होगी और न ही एक्सपोर्ट पर कोई लिमिट होगा। इससे भविष्य में पेंडेमिक से रिस्पॉन्स को तेज किया जाएगा और ट्रेड बैरियर्स को कम किया जा सकेगा। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों को लेकर भारत और अन्य विकासशील देश पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पर स्थायी समाधान की मांग करते रहे हैं। इसमें क्रॉप सपोर्ट प्राइस का मुद्दा भी शामिल रहा है। विकासशील देश ज्यादा एमएसपी देने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी की मांग करते रहे हैं। डब्ल्यूटीओ के मुताबिक फूड सिक्योरिटी, डोमेस्टिक सपोर्ट, कॉटन एंड मार्केट एक्सेस जैसे मुद्दों पर सहमति बनाना अभी मुश्किल काम है, इसलिए इन मुद्दों पर अगले मंत्री स्तरीय बैठक में फैसला लिया जाएगा। ई कॉमर्स के क्षेत्र की बात करें तो ई कॉमर्स के क्षेत्र में अस्थायी रोक पर सहमत होते हुए भारत ने इस पर गहन चर्चा की मांग की है। ई कॉमर्स के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटीज पर लगा मॉरेटोरियम अभी जारी रहेगा। 1998 में पहली बार यह तय किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी 2 साल के लिए नहीं लगाई जाएगी। उसके बाद कई बैठकों में इस पर मॉरेटोरियम को जारी रखा गया। अगली खबर देखते हैं। लद्दाख में जल्द ही देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनने जा रहा है। यहाँ के हानले की चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इस रिजर्व के लिए चुना गया है। इस साइट के जरिए बाद में एस्ट्रोनॉमी टूरिज्म को प्रमोट करने की तैयारी भी है। यह एरिया एक कोल्ड डेजर्ट रीजन है, इसलिए माना जाता है कि यहाँ एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा ऑब्जर्वेशन करने में आसानी होती है। 4500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद हानले में पहले से ही एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन चल रहा है। यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु का इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल, गामा रे और इंफ्रारेड टेलीस्कोप लगे हुए हैं। इन टेलीस्कोप का इस्तेमाल तारों, गैलेक्सीज, एक्सोप्लैनेट्स और ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने में किया जाता है। जानकारों के मुताबिक हानले में ज्यादातर महीनों में मौसम शुष्क होता है और रात में बादल नहीं रहते। इसके अलावा डार्क स्काई के लिए भी यह जगह काफी सुटेबल है। हानले डार्क स्काई रिजर्व की घोषणा होने के बाद यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वैज्ञानिकों के साथ मिलकर लाइट पॉल्यूशन से नाइट स्काई को बचाने का काम करेगा। लाइट पॉल्यूशन और इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति दोनों ही आज के समय में नेचुरल स्काई कंडीशन के लिए खतरा हैं। आपको बता दें कि चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी ऊंचाई पर मौजूद दुनिया के चुनिंदा प्रोटेक्टेड एरियाज में शामिल है। 4000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली इस सेंचुरी के एरिया में पेंसोंग सो लेक और सो मोरीरी जैसी झीलें आती हैं। स्नो लेपर्ड, कियांग यानी वाइल्ड आस, तिब्बती भेड़िया और तिब्बती भेड़ अरगली को यहाँ देखा जा सकता है। इस प्रोटेक्टेड एरिया में डार्क स्काई रिजर्व बनाने की मंजूरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मिली है। आमतौर पर यह कानून नेशनल पार्क और सेंचुरी में कई गतिविधियों पर रोक लगाता है, लेकिन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जरूरत पड़ने पर वाइल्ड लाइफ स्टडी, फोटोग्राफी, साइंटिफिक रिसर्च, टूरिज्म जैसी चीजों की इजाजत दे सकता है। हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन को कोयंबटूर से शिरडी के लिए रवाना किया गया। इस ट्रेन की सर्विस प्रोवाइडर कोयंबटूर बेस्ड साउथ स्टार रेल नाम की कंपनी है। ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस फोर्स के अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी और मेडिकल सुविधा के लिए डॉक्टर की सुविधा भी दी गई है। इस प्राइवेट ट्रेन को भारत गौरव पॉलिसी के तहत लॉन्च किया गया है। नवंबर 2021 में सरकार ने भारत गौरव पॉलिसी को लॉन्च किया था, जिसके तहत प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर या ऑपरेटर को भारतीय रेलवे से ट्रेन लीज पर लेकर चलाने की अनुमति दी गई थी। इस ट्रेन के परिचालन के लिए सोसाइटी, ट्रस्ट या यहाँ तक कि राज्य सरकारें भी आवेदन कर सकती हैं। ये ट्रेन्स रेगुलर ट्रेन की तरह नहीं है, बल्कि थीम बेस्ड सर्किट में ही इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। अब तक भारतीय रेलवे पैसेंजर और गुड्स सेगमेंट में ही ट्रेन का परिचालन करती थी, लेकिन इस सर्विस के साथ तीसरे सेगमेंट की शुरुआत की गई है। इसमें सर्विस प्रोवाइडर द्वारा थीम आधारित सर्किट में कम से कम 2 साल के लिए ट्रेन लीज पर ली जा सकती है। भारतीय रेलवे खुद भी थीम बेस्ड सर्किट के तहत ट्रेन का परिचालन करती आई है, जैसे रामायण एक्सप्रेस, जो भगवान राम से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों को कवर करती है। भारत गौरव पॉलिसी के तहत सर्विस प्रोवाइडर या ऑपरेटर को ट्रेन का रूट डिसाइड करने, हॉल्ट्स और किराया तय करने और यात्रियों को दी जाने वाली फैसिलिटीज तय करने का अधिकार है। साथ ही इसमें सर्विस प्रोवाइडर टूर पैकेज फैसिलिटी भी देगा, जिसमें होटल, साइट विजिट और ट्रांसपोर्टेशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसमें ट्रेन के रैक्स इंडियन रेलवे या फिर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से लीज पर लिए जा सकते हैं। भारतीय रेलवे इन ट्रेनों को चलाने के लिए एक्सपर्ट लोको पायलट्स, गार्ड्स
और मेंटेनेंस स्टाफ की सुविधा प्रोवाइड करेगी। साथ ही राजधानी और प्रीमियम ट्रेन्स की तरह इन्हें क्लियर रूट प्रोवाइड करना भी भारतीय रेलवे का काम होगा। भारत गौरव पॉलिसी के जरिए भारत के कल्चरल हेरिटेज के बारे में लोग जागरूक होंगे। साथ ही पर्यटन की अपार संभावनाओं को यूटिलाइज किया जा सकेगा। इस तर्ज पर पहले भी कई योजनाओं को शुरू किया गया था। इनमें स्वदेश दर्शन योजना, प्रसाद योजना, देखो अपना देश पहल और बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव शामिल हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड यूनिवर्सिटी ने न्यू मैप्स ऑफ ग्लोबल जियोलॉजिकल प्रोविंसेस एंड टेक्टोनिक प्लेट्स टाइटल से एक स्टडी पब्लिश किया है। इस स्टडी के जरिए पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स का अपडेटेड मैप तैयार किया गया है। टेक्टोनिक प्लेट्स के मैप का अपडेशन करीब 19 साल बाद किया गया है। 2003 में अंतिम बार इस मैप को अपडेट किया गया था। अध्ययनकर्ताओं ने इस अपडेशन में 3 मॉडल्स का इस्तेमाल किया है। पहला है प्लेट मॉडल, जो टेक्टोनिक प्लेटों के बारे में हमारी अभी की जानकारी पर आधारित है। इस मॉडल का इस्तेमाल नेचुरल हैजार्ड्स के रिस्क को कैलकुलेट करने में किया जा सकता है। दूसरा है प्रोविंस मॉडल, जो पृथ्वी के जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस पर आधारित है। इसे भविष्य में मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरा मॉडल है ऑरिजिनी, जो 2 प्लेट्स के टकराने से होने वाले पर्वत निर्माण की प्रक्रिया पर आधारित है। इसका इस्तेमाल अर्थ के इवोल्यूशन को समझने में किया जा सकता है। अध्ययन में बताया गया है कि पहला सुपर कॉन्टिनेंट वाल्वरा समय के साथ कई सुपर कॉन्टिनेंट्स में बट गया था। इन्हीं बटे हुए सुपर कॉन्टिनेंट्स में से अंतिम सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, जो करीब 335 से 365 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करता था। बाद में पेंजिया कई कॉन्टिनेंट्स में बट गया, जिससे आज के अर्थ सरफेस का निर्माण हुआ है। वर्तमान में अर्थ का क्रस्ट 8 बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स और कई माइक्रो प्लेट्स से बना है। स्टडी में कुछ नए माइक्रो प्लेट्स का भी जिक्र किया गया है, जिसमें मक्वारी और कैप्रिकॉर्न शामिल हैं। मक्वारी माइक्रो प्लेट तस्मानिया के दक्षिण में है, जबकि कैप्रिकॉर्न भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्लेट्स को अलग करता है। नया मैप पिछले 2 मिलियन साल यानी 20 लाख साल के 90% भूकंप और 80% ज्वालामुखी प्रक्रिया को एक्सप्लेन करता है, जबकि पुराना मैप केवल 65% भूकंप को ही एक्सप्लेन करता है। भूकंप और ज्वालामुखी पर हमारी समझ को व्यापक बनाने में इस अध्ययन से बहुत मदद मिलेगी। आरबीआई ने कुछ दिनों पहले पेमेंट्स विजन 2025 जारी किया था। आरबीआई के इस विजन डॉक्यूमेंट को इंडस्ट्रीज ने प्रोग्रेसिव बताया है। डॉक्यूमेंट के जरिए आरबीआई ने देश में डिजिटल पेमेंट्स को 3 गुना करने का विजन सामने रखा है। इसके साथ ही आरबीआई ने डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने की बात भी कही है। जियोपॉलिटिकल खतरों को देखते हुए आरबीआई ने इस तरह का फैसला लिया है। रिजर्व बैंक ने 4E यानी ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम पर फोकस किया है। हर एक यूजर तक सेफ, सिक्योर, फास्ट, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल ई पेमेंट सुविधा देना इस विजन डॉक्यूमेंट का मुख्य उद्देश्य है। विजन की सबसे खास बात यह है कि आरबीआई आने वाले वक्त में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इंटरनेशनलाइजेशन करेगा। इसके साथ ही आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और रुपे कार्ड्स की ग्लोबल आउटरीच को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे डॉलर, पाउंड, स्टर्लिंग और यूरो करेंसी में दूसरे देशों से होने वाली बायलैटरल ट्रीटीज से भारतीयों को फायदा होगा। आरबीआई के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि डिजिटल पेमेंट में बहुत कम वक्त में बड़ा इजाफा देखा गया है। मार्च 2019 के मुकाबले मार्च 2022 में इन पेमेंट्स में 216%, जबकि इनकी वैल्यू में 10% की बढ़ोतरी हुई है। इसके उलट पेमेंट के लिए पेपर इंस्ट्रूमेंट्स के यूज में गिरावट देखी गई है। आपको बता दें कि देश में पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम के विकास के लिए आरबीआई साल 2001 से इस तरह का डॉक्यूमेंट जारी करता रहा है। देश में पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम का रेगुलेशन साल 2007 के एक्ट के जरिए होता है। हालिया डॉक्यूमेंट को जारी करने से पहले आरबीआई ने बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स की गाइडेंस को ध्यान में रखा है। यह बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के तहत ही एक सब कमेटी है। यह भुगतान के मामलों में पॉलिसी बनाने के लिए देश का सबसे बड़ा निकाय है। सरकार ने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्स सीआईआई यानी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित कर दिया है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की सूचना दी। आइए समझते हैं कि सीआईआई क्या है, इसकी अहमियत क्या है।
इस एक्ट में कंप्यूटर रिसोर्स को CII बताया गया है। ऐसा कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स जिसके बंद होने पर या उसको नुकसान होने पर देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, पब्लिक हेल्थ पर असर पड़ेगा, उसे यह एक्ट CII मानता है। इस एक्ट के तहत सरकार को पावर है कि वह किसी भी डेटाबेस, IT नेटवर्क या फिर कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को CII घोषित कर सकती है। खास डिजिटल एसेट को प्रोटेक्ट करना इस प्रावधान का मकसद है। कोई व्यक्ति अगर प्रोटेक्टेड सिस्टम एक्सेस करता है तो इस एक्ट के तहत सजा का प्रावधान है। भारत में कुछ कंप्यूटर रिसोर्स को CII घोषित करने का प्रावधान वैश्विक घटनाओं को देखते हुए किया गया था। 2007 में एस्टोनिया में हुए एक साइबर अटैक के बाद इस पर जोर दिया गया। इस साइबर अटैक में एस्टोनिया के बैंक्स, गवर्नमेंट बॉडीज, पार्लियामेंट और मीडिया आउटलेट्स को निशाना बनाया गया था। भारत में भी कुछ घटनाएं इस तरीके की हैं जिसमें साइबर हमले की बात सामने आई है। साल 2020 में जब मुंबई में ब्लैकआउट हुआ तो इसके पीछे भी साइबर हमलों की आशंका जताई गई थी। माना गया था कि इलेक्ट्रिक ग्रिड के कंप्यूटर रिसोर्स पर सीधा साइबर अटैक हुआ। आपको बता दें कि भारत में CII की प्रोटेक्शन के लिए एक एजेंसी भी है। इस एजेंसी का नाम नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है। 2014 में बनी यह एजेंसी CII की प्रोटेक्शन के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम करती है। यह एजेंसी ही CII को राष्ट्रीय स्तर के खतरों आदि से बचाने के लिए पॉलिसी बनाने, उन्हें मॉनिटर करने का काम करती है। एजेंसी ने कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स की पहचान की है। इनमें शामिल है पावर एंड एनर्जी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट और स्ट्रेटेजिक एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। पश्चिमी सेती पावर प्रोजेक्ट में भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। करीब 4 साल पहले चीन ने इस परियोजना से खुद को दूर कर लिया था। मई में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे के बाद नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा संबंध बहुत पुराने हैं। इसकी वजह है कि नेपाल नदियों और पनबिजली के मामले में बहुत ज़्यादा समृद्ध है। भारत नेपाल के लिए बिजली के लिए बड़ा बाजार है। नेपाल करीब 8,000 नदियों का देश है और करीब 83,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता उसके पास मौजूद है। नेपाल बिजली प्रोजेक्ट के लिए भारत को प्रेफरेंस देता है, लेकिन भारत की तरफ से इन प्रोजेक्ट्स में देरी होना एक बड़ी दिक्कत है। दोनों देशों के बीच 1996 में महाकाली संधि हुई थी। इस संधि के तहत करीब 6500 मेगावाट बिजली बनानी थी, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर अपनी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही पेश नहीं की है। इसी तरह ऊपरी करनाली प्रोजेक्ट पर भी बात आगे नहीं बढ़ सकी है। भारत नेपाल के पूर्वी इलाके में 900 मेगावाट की अरुण 3 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। 2018 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। 2023 तक इसे पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इसी साल की शुरुआत में नेपाल पावर एक्सचेंज लिमिटेड ने भारत की मणिकरण पावर लिमिटेड के साथ एक करार किया था। इस समझौते के मुताबिक नेपाल की कंपनी भारत को बिजली बेचेगी। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच अब तक का यह पहला पावर ट्रेडिंग एग्रीमेंट है जो प्राइवेट सेक्टर्स के बीच हुआ है। दोनों देश अरुण 4 पर भी काम शुरू करेंगे। भारत की तरफ से सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड इस प्रोजेक्ट में एंगेज्ड है। नेपाल को इस प्रोजेक्ट से 152 मेगावाट मुफ्त बिजली मिलेगी, जबकि बाकी बिजली को 51% और 49% में बांटा जाएगा। कुछ दिनों पहले कैस्पियन सागर के ऊपर कुछ बादलों को स्पॉट किया गया। वैज्ञानिक बताते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी इनलैंड वाटर बॉडी के आसमान में बादलों को देखना अनयूजुअल नहीं है। हालांकि मई महीने में नासा के मॉडिस ने इस इलाके में कुछ खास तरह के बादलों को देखा है। इनका आकार अभी तक समझा नहीं जा सका है। एक जानकार ने इन बादलों को स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स बताया है, यानी ये काफ़ी निचली ऊंचाई पर थे। इन बादलों के निर्माण पर वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद गर्म और शुष्क हवा, ठंडी और आर्द्र वायु से टकराने से इनका निर्माण हुआ है। मॉडिस का पूरा नाम मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर है। यह नासा के टेर्रा और एक्वा सैटेलाइट्स के साथ लगा इंस्ट्रूमेंट है। टेर्रा और एक्वा दोनों ही नासा के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स मिशन हैं। टेर्रा सुबह के समय में इक्वेटर पर उत्तर से दक्षिण की तरफ गुजरता है, जबकि एक्वा दोपहर में दक्षिण से उत्तर की तरफ गुजरता है। टेर्रा पृथ्वी के वायुमंडल, भूमि, बर्फ, महासागर और एनर्जी बैलेंस पर नजर रखता है। इससे पृथ्वी की जलवायु और जलवायु परिवर्तन को समझा जा सकेगा। एक्वा का काम पृथ्वी के वाटर साइकिल पर नजर रखना है। इसमें समुद्रों से होने वाला इवेपोरेशन, वायुमंडल में मौजूद वाष्प, प्रेसिपिटेशन,
सॉइल मॉइस्चर इत्यादि शामिल हैं। कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड वाटर बॉडी है। यह समुद्र स्तर से भी 27 मीटर नीचे है। कैस्पियन सागर से सटे देशों में रूस, कजाकिस्तान, ईरान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी चैनल। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने निपुण इनिशिएटिव की शुरुआत की। निपुण का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। यह एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जिसका मकसद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को स्किल ट्रेनिंग मुहैया कराना है। यह इनिशिएटिव सरकार की फ्लैगशिप स्कीम दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत शुरू हुई है। प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख वर्कर्स को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ इस तरह स्किल्ड करने की कोशिश रहेगी कि उन्हें विदेशों में भी काम के बेहतर मौके मिल सकें। प्रोजेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के तहत कंस्ट्रक्शन साइट्स पर ट्रेनिंग। दूसरा, प्लम्बिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्किल काउंसिल के तहत फ्रेश स्किलिंग। और तीसरा, इंडस्ट्रीज के थ्रू इंटरनेशनल प्लेसमेंट। इस प्रोजेक्ट के तहत जो भी कोर्सेज प्रोवाइड होंगे उन्हें नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क के साथ जोड़ दिया जाएगा। बात करें दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन की, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की एक फ्लैगशिप स्कीम है। 2014-15 से लागू इस स्कीम का मकसद शहरी घरों में गरीबी और वल्नरेबिलिटी को कम करना है। इसके लिए लोगों को स्किल्ड किया जाएगा ताकि वे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के काबिल हो सकें। यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस योजना पर खर्च करते हैं। योजना के तहत खासा ध्यान स्ट्रीट वेंडर्स, स्लम ड्वेलर्स, होमलेस आदि लोगों पर रहेगा। बता दें कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक पार्ट है। इस प्रोग्राम का मकसद भारतीय युवाओं को इंडस्ट्री से जुड़े स्किल ट्रेनिंग देना है। इसके साथ ही युवाओं में पहले से मौजूद फॉर्मल या इनफॉर्मल लर्निंग को असेस कर उसे सर्टिफाई भी किया जाता है। इधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पिछले ही दिनों दोनों तरफ से FTA को लेकर बातचीत को बहाल किया गया है। इसके साथ ही व्यापार, निवेश और जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को लेकर भी बातचीत का दौर फिर शुरू हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दोनों के बीच अगर पूरी सहमति बनती है तो यह भारत के लिए काफ़ी कारगर होगा। भारत को यूरोपियन मार्केट में टेक्सटाइल, लेदर और स्पोर्ट्स गुड्स के लिए पहले से ज़्यादा एक्सेस मिल सकेगा। भारत और EU के बीच FTA पर अगले दौर की वार्ता अब 27 जून से 1 जुलाई के बीच चलेगी। आपको बता दें कि भारत ने EU के साथ व्यापार को आगे ले जाने के लिए साल 2007 में एक पैक्ट किया था। इस पैक्ट को हम BTIA यानी बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कहते हैं। 2013 में BTIA पर बातचीत बंद हो गई। नतीजतन ऑटोमोबाइल्स आदि पर कस्टम ड्यूटी को लेकर मुद्दा नहीं सुलझ सका। ताज़ा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में 88.1 बिलियन यूरो के वस्तु व्यापार के साथ EU भारत के लिए सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है। 2020 के मुकाबले इसमें 35% का इजाफा हुआ है। दोनों के बीच 2020 में 35 बिलियन यूरो का सेवा व्यापार भी हुआ है। पिछले 10 सालों में EU की तरफ से भारत में विदेशी निवेश 8% से बढ़कर 18% हो गया। EU के अलावा भारत प्रेजेंट में कई देशों और संगठनों के साथ FTA या ऐसे ही एग्रीमेंट में इंगेज्ड है। इनमें भारत श्रीलंका FTA, एग्रीमेंट ऑन साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ ट्रेड, इंडिया थाईलैंड FTA, अर्ली हार्वेस्ट स्कीम, इंडिया UAE कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट आदि शामिल हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाइया स्पेस मिशन ने नया डेटा रिलीज किया। इस इंफॉर्मेशन में अर्थक्वेक की तरह ही स्टारक्वेक घटना की बात कही गई है। इसके साथ ही सुनामी जैसे मूवमेंट्स का जिक्र भी इस डेटा में है। डेटा में पूरे मिल्की वे का सबसे बड़ा केमिकल मैप भी पेश किया गया है। इसमें लाखों तारों की एज, मास, केमिकल कंपोजिशन, टेम्परेचर और मेटल कंटेंट की जानकारी है। इस डेटा के अलावा गाइया मिशन ने बाइनरी स्टार सिस्टम, क्वासर, एस्टेरॉयड्स और एक्सोप्लैनेट्स की खोज के बारे में भी बताया है। क्वासर गैलेक्सी के केंद्र में पाए जाने वाले कुछ बेहद चमकदार एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं। वहीं बाइनरी स्टार सिस्टम में 2 तारे एक दूसरे की कक्षा में चक्कर लगाते हैं।
आपको बता दें कि GAIA मिशन की तरफ से भेजा गया यह तीसरा डेटा सेट है। इससे पहले 2018 में दूसरा डेटा सेट भेजा गया था। इससे वैज्ञानिकों को ये दिखाने में मदद मिली थी कि 10 बिलियन साल पहले मिल्की वे एक टक्कर के बाद दूसरी गैलेक्सी के साथ मर्ज हो गया। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसे मिल्की वे कहते हैं। ये 100 से 200 बिलियन गैलेक्सीज में से एक है। मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 100 से 200 बिलियन तारे हैं, जिनमें सूर्य भी एक है। मिल्की वे का आकार एक फ्लैट डिस्क की तरह है जो करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली है। ज्यादातर तारे इसी डिस्क में मौजूद हैं। इस गैलेक्सी के केंद्र में बल्ज यानी उभार है, जिसमें इसके सबसे पुराने तारे मौजूद हैं। सूर्य इस गैलेक्सी के केंद्र और पेरिफेरी के बीच मौजूद है। गाइया मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मिशन है, जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन को मिल्की वे का अब तक सबसे सटीक और 3D मैप बनाने के उद्देश्य से भेजा गया था। ये स्पेसक्राफ्ट सूर्य की उल्टी दिशा में पृथ्वी से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रखा गया है। तारों और पिंडों का अध्ययन करने के लिए यह स्पेसक्राफ्ट स्क्रीनिंग और इमेजिंग सिस्टम से लैस है, जिससे ये 3 टेक्निक से काम करता है। इनमें एस्ट्रोमेट्री, फोटोमेट्री और स्पेक्ट्रोमेट्री शामिल हैं। वैज्ञानिकों की एक टीम को यूरोप के पेरेनीज माउंटेन रेंज के पास काफी पुराने जीव के फॉसिल्स मिले हैं। इस टीम को नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बेसल के पैलियोंटोलॉजिस्ट बास्तीन मेनेकार्ट लीड कर रहे थे। मेनेकार्ट ने दावा किया है कि ये फॉसिल बेयर डॉग के हैं। करीब 200 केजी के वजन वाला यह डॉग भालू के जैसे दिखता था। आज से करीब 12 मिलियन वर्ष पहले यूरोप की पेरेनीज रेंज के आसपास ये मांसाहारी जानवर पाए जाते थे, जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं। टीम ने इस जानवर का नाम टार्टारोसायोन काजनावी बताया है, जो एम्फीसायोनीड परिवार का सदस्य था। एम्फीसायोनीड स्पीशीज मायोसीन पीरियड में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते थे, लेकिन आज से करीब 7.5 मिलियन साल पहले वे विलुप्त हो गए। ये जीव स्तनधारी मांसाहारी थे। इन्हें ही आज आम भाषा में बेयर डॉग कहते हैं। बता दें कि पेरेनीज माउंटेन रेंज का विस्तार दक्षिण पश्चिम यूरोप में है। यह माउंटेन रेंज बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक फैली हुई है। यह माउंटेन्स स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्ल्स 4 दिनों की यात्रा पर भारत आए थे। इस दौरान ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मंत्री ने चीन को अपने देश के लिए लार्जेस्ट सिक्योरिटी एंग्जाइटी बताया है। लद्दाख में चीन के एनक्रोचमेंट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इस मामले में पूरी तरह से इंडिया के साथ खड़ा है। मार्ल्स ने कहा कि इन दिनों जिस तरह चीन असर्टिव बिहेवियर अपना रहा है और दुनिया को जैसा शेप देना चाह रहा है, वो पहले कभी नहीं हुआ। आपको बता दें कि पिछले ही महीने ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट चेंज हुई है। गवर्नमेंट चेंज के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत की ये पहली हाई लेवल विजिट थी। पिछले महीने कंजर्वेटिव कोएलिशन के स्कॉट मॉरिसन को हराकर सेंटर लेफ्ट लेबर पार्टी के एंथनी एल्बेनीज नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस की बात करें तो इसी साल अप्रैल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बायलैटरल ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने के लिए करार हुआ था। जून 2020 में दोनों देशों ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति जताते हुए एक दूसरे के मिलिट्री बेस और लॉजिस्टिक सपोर्ट का इस्तेमाल करने की डील पर साइन किए थे। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट यानी MLSA के जरिए दोनों देश एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल रिपेयर, सप्लाई और बाकी डिफेंस कोऑपरेशन के लिए करते हैं। नवंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार नेवल एक्सरसाइज में भी हिस्सा लिया था। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्टर ने अपने पीसी में ऑकस का जिक्र किया। तो आइए ऑकस क्या है इसे समझ लेते हैं। ऑकस मतलब AUKUS। 2021 में इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच एक ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप हुई, जिसे ऑकस कहते हैं। ये देश आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट पर फोकस कर रहे हैं। माना जाता है कि ऑकस के जरिए अमेरिका साउथ चाइना सी में चीन की असर्टिव एक्शंस पर कंट्रोल करना चाहता है। कनाडा, न्यूजीलैंड के साथ मिलकर ये तीनों कंट्रीज पहले ही 5 आइज अलायंस के जरिए इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। 5 आइज अलायंस कोल्ड वॉर के दौरान बना एक अलायंस है जो इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट करता है। बात ब्रिक्स सम्मेलन की करते हैं। 14वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन चीन की मेजबानी में किया जा रहा है। 23-24 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन को वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया है। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और चीन के प्रमुख शामिल हो रहे हैं। इस दौरान राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सहयोग के मुद्दे चर्चा में शामिल किए गए हैं।
24 जून को ब्रिक्स प्लस देशों का एक सत्र आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स प्लस की संकल्पना चीन द्वारा पेश की गई थी। इसमें दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से देशों को शामिल किया जाएगा, जो कि कोर ब्रिक्स देशों से अलग होंगे। आपको बता दें कि ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। सबसे पहले ब्रिक्स शब्द का प्रयोग वर्ष 2021 में एक इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैशे के अर्थशास्त्री जिम ओनील ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक पेपर में किया था। इन ब्रिक देशों में ब्राजील, रूस, चीन और भारत शामिल थे। 2006 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में ब्रिक समूह को औपचारिक रूप दिया गया। ब्रिक का पहला सम्मेलन हुआ था 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में। 2011 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक समूह का नाम पड़ा था ब्रिक्स। ब्रिक्स के 3 पिलर्स में पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल और कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस शामिल हैं। NSIL ने पहला डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 लॉन्च किया है। ये डायरेक्ट टू होम सर्विस प्रोवाइडर टाटा प्ले द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। इस सैटेलाइट को इसरो ने NSIL के लिए तैयार किया है। फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस के एरियन 5 रॉकेट के द्वारा इसे फ्रेंच गुयाना के कोरू से लॉन्च किया गया। NSIL की बात करें तो इसे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अधीन मार्च 2019 में लॉन्च किया गया था। यह इसरो का एक कमर्शियल आर्म है। जून 2020 में सरकार द्वारा स्पेस रिफॉर्म अनाउंस किया गया था, जिसके अनुसार NSIL डिमांड ड्रिवन ऑपरेशनल सैटेलाइट मिशंस को डील करने के लिए बना है। साथ ही सैटेलाइट को बनाने, लॉन्च करने, ओन करने और ऑपरेट करने की जिम्मेदारी भी इसकी है। GSAT-24 की पूरी कैपेसिटी टाटा प्ले द्वारा यूटिलाइज की जाएगी। GSAT-24 के साथ ही एरियन 5 से मेसैट 3D भी लॉन्च किया गया, जो कि मलेशियन ऑपरेटर मेसैट के लिए था। GSAT-24 के डिमांड ड्रिवन मोड का कम्युनिकेशन सैटेलाइट होने का मतलब है जब सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो इसकी जानकारी पहले से होती है कि इसके एंड कस्टमर्स कौन होंगे, साथ ही किस तरह का यूटिलाइजेशन इसका होने वाला है। पहले ज्यादातर सप्लाई ड्रिवन मोड का इस्तेमाल होता था। साइंटिस्ट की एक टीम ने अंडमान और निकोबार के पास समुद्र में एजुक्सेंथेला कोरल्स की कुछ स्पीशीज का पता लगाया है। भारतीय क्षेत्र के समुद्र में इस तरह की स्पीशीज पहली बार देखी गई हैं। टीम के मुताबिक ये चारों ही प्रजातियां कोरल्स की फ्लैबिलिडा फैमिली से हैं। इन स्पीशीज में ट्रंकेटोफ्लैबिलम क्रेसम, टी इनक्रोस्टेटम, टी एक्युलिएटम और टी इरेगुलर शामिल हैं। इन स्पीशीज को इससे पहले जापान सी और फिलीपींस सी में देखा जा चुका है। आपने कोरल्स के बारे में किताबों में अक्सर सुना होगा कि ये सिर्फ उथले पानी में ही रहते हैं। यह ज्यादातर मामलों में सही है, क्योंकि ऐसे कोरल्स का संबंध जुक्सेंथेला से होता है और जुक्सेंथेला उथले पानी में ही रह सकते हैं। जुक्सेंथेला एक तरह के शैवाल हैं जो ज्यादातर पॉलिप्स के साथ रहते हैं। एजुक्सेंथेला भी कोरल्स के ग्रुप हैं, लेकिन इनमें जुक्सेंथेला नहीं होते। जुक्सेंथेला के उलट इनके ज्यादातर स्पीशीज गहरे समुद्र यानी 200 से 1000 मीटर की गहराई में पाई जाती हैं। हालांकि उथले जल में भी इन्हें देखा जा सकता है। ये अपना पोषण सनलाइट से नहीं बल्कि कुछ खास तरह के प्लैंकटन से करते हैं। एजुक्सेंथेला हार्ड कोरल्स के ग्रुप होते हैं। भारत में हार्ड कोरल्स की करीब 570 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें 90% अंडमान और निकोबार आइलैंड के आसपास है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी चैनल। दिनकर गुप्ता को NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। उन्हें अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा नियुक्त किया गया। वे 31 मार्च 2024 तक इस पद पर रहेंगे। NIA का गठन NIA एक्ट 2008 के द्वारा 31 दिसंबर 2008 को किया गया था। गौरतलब है कि इसकी स्थापना 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद की गई थी। इसे नेशनल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का दर्जा दिया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। NIA एक्ट 2008 के मुताबिक एक राज्य सरकार केंद्र सरकार से किसी मामले को हैंडओवर करने का अनुरोध कर सकती है। NIA एक्ट 2008 की धारा 9 के मुताबिक NIA की इन्वेस्टिगेशन के दौरान राज्य सरकार को सहयोग करना होता है। आपको बता दें कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं।
यूएसए में गन कल्चर की सरगर्मियों के बीच सीनेट ने एक गन सेफ्टी बिल पारित किया है। सीनेट ने यह बिल सुप्रीम कोर्ट द्वारा गन रखने को संवैधानिक अधिकार बताने के बाद लाया है। अब बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भेजा जाएगा, वहां से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। जानकारों के मुताबिक ये बिल अमेरिका में बढ़ते गन कल्चर के खिलाफ मजबूत एक्शन साबित होगा। इसमें स्ट्रॉ परचेजिंग पर 15 से 25 साल तक की सजा का प्रावधान है। स्ट्रॉ परचेजिंग से मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बंदूक खरीदना जिसे कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो लेन देन से अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता। इसके अलावा बिल में हथियारों की बिक्री पर उन लोगों के लिए भी प्रतिबंध लगाया गया है जो अपने अनमैरिड इंटीमेट पार्टनर्स के साथ किसी भी तरह के अब्यूज के दोषी पाए गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी संसद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट से मिलकर बनती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 निर्वाचित सदस्य होते हैं जो कि राज्यों की जनसंख्या अनुपात में होते हैं। वहीं सीनेट में 100 सदस्य होते हैं जो हर राज्य से 2 मेंबर्स होते हैं। भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने NARFI यानी नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया पर एक वर्कशॉप का शुभारंभ किया। नार्फी को मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज के द्वारा तैयार किया गया था। यह फ्रेमवर्क वायु गुणवत्ता से संबंधित आंकड़े मुहैया कराने, अध्ययन करने में मददगार साबित होगा। NARFI एक इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म है। यह नीति निर्माताओं, नगर पालिकाओं, स्टार्टअप, निजी क्षेत्रों को सूचनाएं प्रदान करने के निर्णय में मदद करेगा। इसके जरिए रिसर्च बेस्ड ऑडिटेड इंफॉर्मेशन और इंडस्ट्री ओरिएंटेड सॉल्यूशंस भी प्रदान किए जाएंगे। आपको बता दें कि वायु प्रदूषण वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा है। वायु प्रदूषण से मतलब पॉल्यूटेंट्स के पर्यावरण में रिलीज होने से है। यह मानवीय स्वास्थ्य और संपूर्ण पृथ्वी के लिए खतरनाक है। WHO के मुताबिक वायु प्रदूषण दुनिया में 7 मिलियन मौतों के लिए जिम्मेदार होता है। वायु प्रदूषण के लिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, स्टबल बर्निंग, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन शामिल हैं। जून फर्स्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने एनवायरनमेंट के लिहाज से एक बड़ा फैसला सुनाया था। इस फैसले में एपेक्स कोर्ट ने सभी राज्यों को डायरेक्शन दिया था कि हर एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के डिमार्केटेड बाउंड्रीज से 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन बनाना मैंडेटरी होगा। फैसले में यह भी कहा गया है कि इको सेंसिटिव जोन यानी ESZ के भीतर कोई भी नया परमानेंट स्ट्रक्चर या माइनिंग की परमिशन नहीं होगी। पहले इस PIL में सिर्फ तमिलनाडु के नीलगिरी फॉरेस्ट लैंड्स को प्रोटेक्ट करने की मांग की गई थी, लेकिन बाद में पूरे देश के फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट करने की डिमांड रखी गई। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद केरल के किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास हाई डेंसिटी पॉपुलेशन होने के चलते उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। आइए समझते हैं कि इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री से 10 किलोमीटर तक के एरिया को इको फ्रेजाइल या फिर इको सेंसिटिव जोन कहते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ESZ तय करता है। आपको बता दें कि नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2005 से 2016 के मुताबिक इको फ्रेजाइल जोन्स नोटिफाई किए गए हैं। 2011 में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन इशू करते हुए कहा कि ESZ प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए शॉक एब्जॉर्बर्स के तौर पर बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ESZ में सभी ह्यूमन एक्टिविटीज बैन रहती हैं। इस एरिया में कमर्शियल माइनिंग, सॉ मिल्स, लकड़ी का कमर्शियल इस्तेमाल वगैरह पर रोक है, लेकिन एग्रीकल्चरल या हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग इत्यादि को अलाउ किया जाता है। साइंटिस्ट ने कैरेबियन मैंग्रोव स्वैम्प में दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरियम खोजा है। इस बैक्टीरियम को खुली आंखों से देखा जा सकता है, जबकि ज्यादातर बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ऑलिवर ग्रॉस नाम के बायोलॉजिस्ट ने सबसे पहले इस बैक्टीरियम को 2009 में देखा था। उस समय इसकी पहचान वो बैक्टीरिया के तौर पर इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि इसका साइज करीब 0.9 सेंटीमीटर यानी बैक्टीरियन लिहाज से बहुत बड़ा था। जब इसका जेनेटिक एनालिसिस किया गया तो पता चला कि दरअसल इसमें सिंगल बैक्टीरियल सेल है। रिसर्चर्स ने बताया कि इसमें सेल का स्ट्रक्चर बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग है, या फिर यूं कहें कि अनयूजुअल है। एक बड़ा अंतर यह है कि इसमें लार्ज सेंट्रल कंपार्टमेंट या वैक्यूल है।
हो सकता है इसकी वजह से ही इसका साइज काफी बड़ा हो। हालांकि इस बैक्टीरियम का साइज इतना बड़ा क्यों है, इस पर अभी कोई निश्चित जानकारी साइंटिस्ट्स के पास नहीं है। जर्मनी में G7 ग्रुप का 48वां शिखर सम्मेलन चल रहा है, जो कल खत्म होगा। इस बैठक के लिए 7 देशों के शीर्ष नेता जर्मनी के बवेरियन आल्प्स के स्कॉलस एल्माउ में मिले। भारत को भी इस बैठक के लिए इनवाइट किया गया है, लिहाजा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी सम्मेलन में शिरकत की। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु और खाद्य सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत की है। गौरतलब है कि इससे पहले 2019 में फ्रांस के बियारेट्ज में और 2021 में यूके की अगुवाई वाले इस सम्मेलन में भी भारत शिरकत कर चुका है। इस बार भारत की तरह ही अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को भी आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस, WTO, WHO, IMF और वर्ल्ड बैंक भी बैठक में शामिल हुए थे। इस बार के सम्मेलन की थीम प्रोग्रेस टुवर्ड्स इक्विटेबल वर्ल्ड रखी गई थी। G7 ग्रुप एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। हालांकि यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव भी हर साल इसकी बैठक में हिस्सा लेते हैं। G7 की शुरुआत 1975 से मानी जाती है, जब फ्रांस के फार्मर प्रेसिडेंट वलेरी जिस्कार्ड एस्टैंग ने वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट की पेशकश की। G7 ग्रुप दरअसल पहले G6 ही था। कनाडा को छोड़कर बाकी देश इसमें शामिल थे, जिन्होंने 1970 में चल रहे आर्थिक संकट और ऑयल क्राइसिस के मद्देनजर बातचीत शुरू की थी। 1976 में प्योर्टोरिको में हुए सम्मेलन में कनाडा भी इसमें शामिल हो गया। यही ग्रुप बाद में G8 बन गया, जब 1998 में रूस इसका हिस्सा बना था। हालांकि बाद में क्रीमिया संकट के बाद रूस को इससे बाहर होना पड़ा। G7 देश दुनिया की 10% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि GDP के मामले में यह डेटा 31% है। देश में गिग इकोनॉमी की स्थिति पर नीति आयोग ने आज एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट को इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नाम दिया गया है। यह अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है जिसमें गिग इकोनॉमी पर कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव्स और रिकमेंडेशन सामने रखी गई हैं। इसके साथ ही साइंटिफिक अप्रोच भी दिया गया है, जिससे इस इकोनॉमी के वर्तमान आकार का सही आकलन किया जा सके। रिपोर्ट में गिग इकोनॉमी को बड़े स्तर पर रोजगार मुहैया कराने वाला सेक्टर बताया गया है। रिपोर्ट में इसे लेकर कुछ आंकड़े सामने रखे गए हैं। अनुमान लगाया गया है कि 2019-20 में देश में करीब 6.8 मिलियन गिग वर्कर्स थे, जो नॉन फार्म वर्कफोर्स का 2.4% है, जबकि टोटल वर्कफोर्स का ये करीब 1.3% है। 2020-21 में ये ग्राफ और बढ़कर 7.7 मिलियन पर पहुंच गया। यह संख्या नॉन फार्म वर्कफोर्स का 2.6%, जबकि टोटल वर्कफोर्स का 1.5% है। रिपोर्ट में 2029-30 तक इसमें इजाफे के संकेत मिले हैं। 2029-30 में यह आंकड़ा करीब 23.5 मिलियन होगा, जो टोटल वर्कफोर्स का 4.1% होगा। अभी करीब 47% गिग वर्कर्स मीडियम स्किल्ड जॉब्स में हैं, जबकि 22% ऐसे वर्कर्स हाई स्किल्ड जॉब्स में हैं। लो स्किल्ड जॉब्स का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। गिग वर्कर्स ऐसे कामगार होते हैं जो अभी तक के ट्रेडिशनल सिस्टम यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई अरेंजमेंट से अलग कुछ लाइवलीहुड से जुड़े हैं। गिग वर्कर्स को मोटे तौर पर प्लेटफॉर्म और नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स में बांटा जा सकता है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स की कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिनका काम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, एप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा होता है, जबकि नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स में अमूमन वे लोग शामिल हैं जो कैजुअल वेज से जुड़े हैं, या फिर ऐसे लोग जो पार्ट टाइम या फुल टाइम काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में फ्रीलांस नेचर के कामों को गिग वर्कर्स की सबसे बड़ी विशेषता बताया गया है। चंद्रमा पर इंसानों को फिर से पहुंचाने के लिए नासा एक मिशन के साथ आगे बढ़ रहा है। इस मिशन का नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम। मिशन के तहत नासा 2025 के पहले तक चंद्रमा की सतह पर इंसानों की वापसी कराना चाहता है। मिशन के तहत नासा ने चंद्रमा की सतह पर पहली महिला और पहला पर्सन ऑफ कलर भेजने का लक्ष्य रखा है। पर्सन ऑफ कलर अमेरिका से जुड़ा एक टर्म है जिसमें आमतौर पर अफ्रीकी अमेरिकन्स, एशियाई अमेरिकन्स आदि शामिल होते हैं। आपको बता दें कि कैपस्टोन मिशन भी नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। आज न्यूजीलैंड ने घोषणा कर दी कि वो इस प्रोग्राम के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा। न्यूजीलैंड स्थित रॉकेट लैब न्यूजीलैंड के माहिया से इसके लिए एक क्यूबसैट सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। यह गेटवे के लिए लूनर ऑर्बिट यानी चंद्रमा की कक्षा के लिए टेस्ट करेगा। गेटवे भी आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है।
यह चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला एक मल्टीपर्पस आउटपोस्ट है। गेटवे एस्ट्रोनॉट्स को लूनर सरफेस पर लंबे समय तक रुके रहने के लिए एसेंशियल सपोर्ट देगा। इसके साथ ही चंद्रमा पर गहराई से खोज करने में भी इसकी भूमिका रहेगी। कैपस्टोन का पूरा नाम सेसलुनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशनल एक्सपेरिमेंट है। इस मिशन के तहत एक माइक्रोवेव ओवन के साइज का एक क्यूबसैट भेजा जाएगा। यह सैटेलाइट पहला स्पेसक्राफ्ट है जो एक खास तरह के अंडाकार यानी एलिप्टिकल लूनर ऑर्बिट को खोजने का काम करेगा। यह गेटवे के लिए एक पाथ फाइंडर का काम भी करेगा। कैपस्टोन अपनी इनोवेटिव नेविगेशन टेक्नोलॉजीज के जरिए भविष्य में आने वाले स्पेसक्राफ्ट्स के लिए जोखिम को भी कम करेगा। यूरोपियन कमीशन ने पिछले दिनों एक कानून का ड्राफ्ट सामने रखा है। माना जा रहा है कि यह ड्राफ्ट जल्द ही एक लॉ बनेगा जिसका मकसद नेचर को रिस्टोर करना और क्लाइमेट चेंज पर रोकथाम करना है। यूरोपियन कमीशन यूरोपियन यूनियन का ही हिस्सा है जो इसके एग्जीक्यूटिव काम देखता है। यह ड्राफ्ट यूरोप में 2030 तक पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को कम करने की बात करता है। इसके साथ ही बड़े बांधों को भी अब हटाने का प्रोसेस किया जाएगा ताकि नदियों के प्रवाह पर कोई रोक ना हो। यूरोपियन यूनियन में इकोसिस्टम के रिस्टोरेशन पर जोर दिया जाएगा ताकि बायोडायवर्सिटी की सस्टेनेबल रिकवरी की जा सके। इससे यूरोप के क्लाइमेट चेंज से जुड़े टारगेट्स को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि यूरोपियन यूनियन को 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए यूरोपियन यूनियन अपनी ग्रीन डील के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके तहत यूरोपियन यूनियन ने 2030 तक अपने नेट ग्रीन हाउस एमिशन में 55% कमी का लक्ष्य रखा है। इस पहल को फिट फॉर 55 कहा जाता है। ड्राफ्ट के मुताबिक इकोसिस्टम के रिस्टोरेशन के लिए ही यूरोपियन यूनियन के लैंड और सी एरिया के 20% हिस्से में एरिया बेस्ड मेजर्स अपनाए जाएंगे। इधर पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल में भी 2030 तक 50% कमी करने का लक्ष्य रहेगा ताकि मधुमक्खियों, तितलियों आदि की घटती आबादी को रोका जा सके। ये पॉलिनेटर्स किसी भी इकोसिस्टम में बायोडायवर्सिटी को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एजेंट्स हैं। ड्राफ्ट में घटते ग्रीन अर्बन स्पेस की रोकथाम पर भी जोर दिया गया है। इसके लिए 2030 तक नो नेट लॉस ऑफ ग्रीन स्पेसेस का टारगेट है। साथ ही 2050 तक इसमें 5% इजाफा करने का जिक्र इस ड्राफ्ट में है। वहीं सभी शहरों और नगरों में पेड़ों के कैनोपी में 10% की बढ़ोतरी का लक्ष्य भी रखा गया है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी चैनल। जर्मनी में चल रहे G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में सभी 7 देशों ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है। यह डिप्लोमेटिक स्टेप चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव का काउंटर माना जा रहा है। गौरतलब है कि चीन 2013 की अपनी BRI योजना के जरिए चीन और एशिया के दूसरे पार्ट्स को अफ्रीका और यूरोप से कनेक्ट करना चाहता है। इसके लिए वो खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है। हालांकि इसका उल्टा असर भी यह भी देखा जा रहा है कि कई देश अब चीन के कर्जदार बन चुके हैं। BRI योजना से पश्चिमी देशों को डर है कि एशिया और अफ्रीका के इन देशों में उनकी पैठ कमजोर न हो जाए। इन्हीं सभी बातों के मद्देनजर G7 ने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पर दस्तखत किए हैं। इस प्लान के जरिए 2027 तक $600 बिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इस फंड का इस्तेमाल G7 देश भारत जैसे विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करेंगे। आपको बता दें कि इस योजना की घोषणा पिछले साल ब्रिटेन में हुए G7 शिखर सम्मेलन में ही कर दी गई थी। सम्मेलन में अमेरिका ने भी घोषणा कर दी है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए अगले 5 सालों में $200 बिलियन जुटाने का काम करेगा। इसके लिए ग्रांट्स, फेडरल फाइनेंसिंग और प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट पर काफी जोर रहेगा। G7 दुनिया के 7 विकसित देशों का एक ग्रुप है जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन भी इसकी बैठकों में शामिल होता है। बीते 20 से 25 जून के बीच कॉमनवेल्थ ग्रुप के सभी देशों के नेताओं की बैठक हुई। यह बैठक रवांडा की राजधानी किगाली में हुई थी। भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर ने बैठक में हिस्सा लिया था। कॉमनवेल्थ ग्रुप के इस सम्मेलन को चोगम यानी कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग कहते हैं। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की यह मीटिंग हर 2 साल में होती है। मीटिंग में सदस्य देशों के शीर्ष नेता शामिल होते हैं। हालांकि हालिया बैठक में विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट किया था। चोगम कॉमनवेल्थ ग्रुप की सबसे बड़ी बॉडी है। इस बार की बैठक में 2 और देशों गैबन और टोगो को भी कॉमनवेल्थ ग्रुप में शामिल कर लिया गया है।
अब इस वॉलंटियर ग्रुप में मेंबर्स की संख्या हो गई है 56। पहले इसमें वे देश ही शामिल थे जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे, लेकिन वर्तमान में कोई भी देश इसका हिस्सा बन सकता है। कॉमनवेल्थ ग्रुप की शुरुआत 1887 से मानी जाती है, जब सेमी इंडिपेंडेंट कंट्रीज यानी डोमिनियंस ने ब्रिटेन के साथ बैठक की थी। इसी तरह 1926 में एक इंपीरियल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हुए थे। आधुनिक कॉमनवेल्थ की शुरुआत 1949 के लंदन डिक्लेरेशन के साथ मानी जाती है। भारत सहित एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप के कुछ देश मिलकर कुल 56 देश इसका हिस्सा हैं। हालिया बैठक में सभी देशों ने यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन 2021 टू 2030 के मद्देनजर बड़ी पहल की है। इसके लिए चोगम में लिविंग लैंड्स चार्टर पर सहमति बनी है। यह एक नॉन बाइंडिंग चार्टर है, जिसके तहत सदस्य देश ग्लोबल लैंड रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की दिशा में काम करेंगे। साथ ही सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए लैंड डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज की रोकथाम पर भी काम किया जाएगा। यूक्रेन क्राइसिस को देखते हुए दो नॉर्डिक देश स्वीडन और फिनलैंड को भी रूस से खतरा दिख रहा है। इसी के मद्देनजर दोनों देश पिछले कुछ महीनों से नाटो से मेंबरशिप देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसका विरोध तुर्की कर रहा है। तुर्की के इस ऐतराज के बाद दोनों देशों के नेता आज राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन से मिलेंगे। आइए समझते हैं कि अभी तक न्यूट्रल रहे ये दोनों देश अब नाटो में क्यों शामिल होना चाहते हैं और तुर्की विरोध क्यों कर रहा है। दरअसल फिनलैंड की पूर्वी सीमा रूस से लगती है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अब फिनलैंड अपनी भी सुरक्षा चाहता है। अगर फिनलैंड नाटो का सदस्य बनता है तो नाटो चार्टर के हिसाब से उसे किसी भी खतरे की सूरत में सैन्य मदद मिल सकेगी। चार्टर के मुताबिक नाटो के किसी भी मेंबर पर हमला समूचे नाटो पर हमला माना जाता है, जिसका जवाब नाटो मिलिट्री अलायंस देता है। स्वीडन की सीमा भले ही रूस से नहीं लगती, लेकिन यह देश बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर मौजूद रूस के कालिनिनग्राद से काफ़ी नज़दीक है। कालिनिनग्राद रूस का हिस्सा है, लेकिन रूस के मेनलैंड से बहुत दूर है। हालांकि यह सुवाकी गैप के जरिए बेलारूस से सीधा कनेक्ट है। कालिनिनग्राद लिथुआनिया और पोलैंड के बीच लोकेटेड है। दोनों के पड़ोसी देश नॉर्वे और सामुद्रिक पड़ोसी देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पहले से नाटो में शामिल हैं। तुर्की का आरोप है कि दोनों देश कुर्द लड़ाकों को सपोर्ट करते हैं। आपको बता दें कि कुर्द समुदाय के लोग लंबे अरसे से अलग कुर्दिस्तान देश की मांग कर रहे हैं। कुर्द लोग तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान और अर्मेनिया में रहते हैं, लेकिन तुर्की में इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है, लिहाजा तुर्की काफ़ी समय से कुर्द लड़ाकों से जूझ रहा है। गौरतलब है कि सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट से लड़ने में कुर्द लड़ाकों की बड़ी भूमिका रही थी। नाटो की ओपन डोर पॉलिसी के तहत कोई भी यूरोपीय देश इसमें शामिल हो सकता है जो इस तरह अवस्थित हो कि नॉर्थ अटलांटिक एरिया की सुरक्षा और ज़्यादा पुख्ता हो। हालांकि उस देश को सभी सदस्य देशों की तरफ से टेक्निकल और लीगल रेटिफिकेशन मिलना ज़रूरी है। रिसर्चर्स की एक टीम ने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के सहारे एक N95 मास्क तैयार किया है। यह मास्क रीयूजेबल, रिसाइक्लेबल, नॉन एलर्जिक है और इसे धोया भी जा सकता है। इस मास्क को नैनो ब्रीद नाम दिया गया है। 4 लेयर के बने इस मास्क में अपर लेयर सिलिकॉन से बनी हुई है, जिसकी शेल्फ लाइफ 5 साल की है। इस मास्क की खास बात यह है कि इसे कोविड-19 इन्फेक्शन को रोकने के अलावा और भी जगह यूज कर सकते हैं। वर्कर्स इस मास्क को सीमेंट फैक्ट्रीज, ईंट भट्टों, कॉटन फैक्ट्रीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मजदूर हाई लेवल के पॉल्यूशन से खुद को बचा सकेंगे। जाहिर है इससे सिलिकोसिस जैसी लंग डिजीज को रोकने में भी मदद मिलेगी। सिलिकोसिस से एक लॉन्ग टर्म लंग डिजीज है जो लंबे समय तक क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट के संपर्क में आने से हो सकती है। सिलिका कुछ खास तरह के पत्थरों और रेत में पाई जाती है। चट्टानों को तोड़ने, खनन और सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को इससे काफी खतरा है। टीम के मुताबिक इस मास्क में 4 लेयर्स का फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म फिट है। इसके साथ ही बाहरी और पहली लेयर में नैनो पार्टिकल्स की कोटिंग की गई है। दूसरी लेयर में HEFA यानी हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एब्जॉर्बिंग फिल्टर भी लगा है। हेफा फिल्टर खास तरह के फिल्टर होते हैं जो हवा में मौजूद 0.3 माइक्रोमीटर या उससे बड़े आकार के करीब 99.97% पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकते हैं। इस मास्क को तैयार करने वाली टीम को FIST यानी फंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरफ से मदद दी गई थी।
फिस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की एक फंड स्कीम है। इस फंड के जरिए यूनिवर्सिटीज़ में नए नए शोध करने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाता है। 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। इस मेथड में कंप्यूटर क्रिएटेड डिज़ाइन का इस्तेमाल कर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। आज के समय में एजुकेशन में बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी टूल्स बनाने में 3D प्रिंटिंग का ही इस्तेमाल हो रहा है। प्रोटोटाइपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन, कंस्ट्रक्शन, आर्ट एंड ज्वेलरी में अब ज़्यादातर 3D प्रिंटिंग पर ही फोकस किया जा रहा है। जर्मनी में कल खत्म हुए G7 समिट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग देशों के नेताओं से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने इंडियन क्राफ्ट्स की झलक दिखाने वाले कुछ गिफ्ट्स G7 और उसमें शामिल देशों के नेताओं को भेंट किए। मुलाकात के बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को गुलाबी मीनाकारी ब्रोच भेंट किया। इसी तरह जर्मन चांसलर ओलफ स्कोल्स को मुरादाबाद में बनने वाले मरोड़ी नक्काशीदार एक मटका भेंट किया। रामायण से जुड़े कल्चर को देखते हुए प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को एक लैकरवेयर से बना राम दरबार भेंट किया। लैकरवेयर लाख से सजे हुए क्राफ्ट्स होते हैं। बात करें गुलाबी मीनाकारी की तो यह वाराणसी से जुड़ा एक स्पेशल आर्ट है जिसे GI टैग मिल चुका है। मीनाकारी में मेटल सरफेस को पिघले हुए कुछ मिनरल्स से डेकोरेट किया जाता है। भारत में मीनाकारी की शुरुआत मुगलों ने की थी। इस प्रोसेस को अक्सर कुंदन पर अप्लाई किया जाता है। कुंदन खास तरह के आभूषण होते हैं जिनको सजाने में जेम्स स्टोन्स और गोल्ड का सहारा लिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना के लीडर्स से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की डोकरा आर्ट्स में बनी रामायण और नंदी थीम्स भेंट की। डोकरा आर्ट का जन्म पूर्वी भारत से जुड़ा माना जाता है। डोकरा दामर खानाबदोश जनजाति के नाम पर इसे डोकरा कहा जाता है। इस कला में लोहे का इस्तेमाल नहीं होता। ज्यादातर मामलों में कास्टिंग यानी ढलाई के लिए तांबे या कांसे का इस्तेमाल होता है। इस कला में लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक का सहारा लिया जाता है। इस टेक्निक में किसी मूर्ति को बनाने के लिए पहले मोम पर आकृति को बनाया जाता है। इसके बाद इस मोम के पुतले पर मिट्टी का लेप किया जाता है। जब मिट्टी का लेप सूख जाता है तो छेद के सहारे मोम को पिघलाकर बाहर निकाल लेते हैं। अब मिट्टी के इस खोखले हिस्से में उस छेद के सहारे पिघली हुई धातु को डाल दिया जाता है। धातु के जम जाने के बाद मिट्टी का लेप हटा देते हैं। आखिर में उस धातु की मूर्ति की घिसाई कर फिनिशिंग की जाती है। भारत में लॉस्ट वैक्स टेक्निक का विकास सिंधु घाटी सभ्यता में हो चुका था। मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति इसका बड़ा उदाहरण है। देश में ही विकसित पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी गई है। पुणे के जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स में बनी इस वैक्सीन का नाम जेमकोवैक 19 है। आपको बता दें कि mRNA यानी मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड वैक्सीन को 0 डिग्री से कम टेम्परेचर में रखना जरूरी है। इसलिए इसे विकसित करने में जेनोवा को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसे कुछ इस तरह डेवलप किया है कि इसे किसी स्टैंडर्ड मेडिकल रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर में रखा जा सके। आइए समझते हैं कि आखिर mRNA कोविड वैक्सीन क्या है। mRNA कोविड वैक्सीन में जेनेटिकली इंजीनियर्ड mRNA का इस्तेमाल होता है। ये इंजीनियर्ड mRNA हमारी सेल्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि S प्रोटीन कैसे बनाए जाएं। S प्रोटीन कोविड-19 वायरस की सरफेस पर पाया जाता है। वैक्सीन लगने के बाद हमारे मसल सेल्स S प्रोटीन पीसेस बनाना शुरू कर देते हैं और सेल सरफेस पर उन्हें डिस्प्ले करने लगते हैं। इससे हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लगती है। अगर इसके बाद भी हमारी बॉडी फिर से इन्फेक्ट होती है तो ये एंटीबॉडीज वायरस से लड़ने की भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि फाइजर बायोएनटेक और मॉडर्ना दोनों ही mRNA वैक्सीन हैं। इन दिनों पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में UN ओशियन कॉन्फ्रेंस चल रही है। पुर्तगाल के साथ साथ केन्या भी इसको होस्ट कर रहा है। इस बार के इस सम्मेलन के थीम स्केलिंग अप ओशियन एक्शन बेस्ड ऑन साइंस एंड इनोवेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल 14 स्टॉक टेकिंग, पार्टिसिपेशन एंड सॉल्यूशंस रखी गई है। भारत भी इस सम्मेलन में शामिल हुआ है जिसने 30-30 टारगेट के लिए अपने कमिटमेंट को दोहराया है। 30-30 टारगेट का मतलब है 2030 तक भूमि, जल और समुद्र के कम से कम 30% हिस्से यानी पृथ्वी के कम से कम 30% हिस्से को प्रोटेक्ट करना। 30x30 टारगेट हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल का एक हिस्सा है। 2021 में इस संगठन की शुरुआत वन ओशन समिट के तहत हुई थी। भारत सहित
करीब 100 देश इस संगठन का हिस्सा हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और कोस्टारिका की अगुवाई में इस कोalition को बनाया गया था। 30-30 टारगेट को पूरा करने के लिए यह संगठन स्पीशीज और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने पर जोर देता है। वन प्लैनेट समिट की शुरुआत 2017 में हुई थी, जिसके तहत दुनिया भर के कई देश अर्थ प्लैनेट की सुरक्षा के लिए मल्टीलैटरलिज्म के जरिए अलग अलग उपायों पर फोकस करते हैं। ओशन कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने SDG 14 के लिए भी कमिटमेंट जाहिर की है। SDG 14 में महासागरों, समुद्रों और मरीन रिसोर्सेज के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज पर फोकस किया गया है। ओशन कॉन्फ्रेंस का मुख्य लक्ष्य भी SDG 14 ही है। भारत ने बैठक के दरमियान कोस्टल क्लीन सीज कैंपेन का भी जिक्र किया है। कोस्टल क्लीन सीज कैंपेन 2017 में लॉन्च हुआ था। यह एक वैश्विक संगठन है जिसका टारगेट मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करना है। इसके टारगेट्स को पूरा करने के लिहाज से ही भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर कंप्लीट बैन की अपनी पॉलिसी का जिक्र किया है। केरल के पलक्कड़ जिले में इन दिनों ESZ यानी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि नए नियमों के बाद फार्मलैंड्स के आसपास ESZ बनाए जाने से उन्हें खेती किसानी में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा ESZ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो हालिया निर्देश आए हैं, उन्हें फार्मलैंड्स पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए थे कि सभी स्टेट्स अब सभी प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास कम से कम 1 किलोमीटर की सीमा में ESZ जरूर बनाएंगे। अभी तक सरकार की जो गाइडलाइंस थी, उनके हिसाब से ESZ बनाया जाना मैंडेटरी नहीं था। प्रोटेक्टेड एरियाज में सुप्रीम कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स और वनों को रखा है। किसी प्रोटेक्टेड एरिया के पास ESZ घोषित करने का मकसद एक शॉक एब्जॉर्बर बनाना है, यानी एक ऐसा जोन बनाना जो नेशनल पार्क्स को और प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि इन जोन्स में ज्यादातर गतिविधियां रेगुलेटेड रहती हैं। ESZ नेशनल पार्क जैसे हाई प्रोटेक्शन वाले एरियाज और कम प्रोटेक्शन वाले एरियाज के बीच ट्रांजिशनल जोन का काम करते हैं। ESZ की घोषणा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के प्रोविजंस के तहत होती है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत सरकार को पावर है कि वह एनवायरमेंट और फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए कोई भी जरूरी कदम उठा सके। इसी तरह 1986 के रूल्स के अकॉर्डिंग सरकार इंडस्ट्रीज की लोकेशन को भी रेगुलेट कर सकती है। ज्यादातर मामलों में प्रोटेक्टेड एरियाज की बाउंड्री के बाद 10 किलोमीटर की सीमा में ESZ बनाया जाता है। इस जोन में कुछ गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहती है, जैसे कमर्शियल माइनिंग, बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग। इस जोन में ज्यादातर गतिविधियां रेगुलेटेड हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। चुनाव आयोग ने वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की घोषणा कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 अगस्त को ये चुनाव होंगे। हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जिम्मेदारी आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग को दी गई है। चुनाव आयोग इन दोनों चुनावों के लिए इलेक्टोरल रोल्स बनाने, इलेक्शन को कंडक्ट करने और उसे डायरेक्शन और सुपरिटेंडेंस देने का काम करता है। इलेक्शन को कंडक्ट कराने को लेकर डिटेल्ड प्रोविजंस हमें प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 और 1974 के रूल्स में मिलते हैं। इस एक्ट के मुताबिक दोनों चुनावों के नॉमिनेशंस के लिए पब्लिक नोटिस रिटर्निंग ऑफिसर जारी करता है। एक्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होना जरूरी है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक होना जरूरी है। चुनाव के संबंध में किसी विवाद की सूरत में केवल सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जा सकती है। रिटर्निंग ऑफिसर के किसी भी फैसले पर किसी भी सिविल कोर्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। आइए समझते हैं संविधान में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट से जुड़े क्या प्रोविजंस हैं। दोनों ही पदों के लिए न्यूनतम उम्र 35 साल और भारत की नागरिकता होनी जरूरी है। हालांकि राष्ट्रपति पद के लिए जरूरी है कि वह व्यक्ति लोकसभा में चुने जाने योग्य हो, जबकि उपराष्ट्रपति पद की स्थिति में राज्यसभा में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। दोनों ही पोस्ट के लिए इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के साथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होता है। अब इन दोनों इलेक्शंस में कुछ अंतर को समझते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन के मामले में एक खास इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में सांसद और विधानसभाओं के केवल चुने हुए मेंबर्स ही होते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स भी इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव के मामले में केवल संसद के ही सदस्य हिस्सा लेते हैं और इसमें न केवल चुने हुए बल्कि नॉमिनेटेड मेंबर्स भी शामिल होते हैं।
आपको बता दें कि अनुच्छेद 62 के मुताबिक प्रेसिडेंट और 68 के मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन टेन्योर खत्म होने से पहले ही करा लेना चाहिए, लेकिन यहाँ भी एक अंतर है। अगर प्रेसिडेंट का पद बीच टेन्योर में ही किसी वजह से खाली यानी वैकेंट हो जाता है तो अगला इलेक्शन जल्द से जल्द और 6 महीनों के भीतर होना चाहिए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के मामले में 6 महीनों की किसी अवधि का जिक्र संविधान में नहीं है। यूएन हैबिटेट ने 2022 के लिए अपनी वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2035 तक भारत की अर्बन पॉपुलेशन 675 मिलियन हो जाएगी, यानी आबादी की 43% से भी ज्यादा, जबकि चीन की शहरी आबादी इससे भी कहीं ज्यादा 1 बिलियन के करीब होगी। 2050 तक ग्लोबल लेवल पर अर्बन पॉपुलेशन में 2.2 बिलियन का इजाफा होने की बात भी रिपोर्ट में दर्ज है। आंकड़ों में बताया गया है कि 2020 में भारत की शहरी आबादी करीब 483 मिलियन थी, जिसके 2025 तक 542 मिलियन होने का अनुमान है। 2050 तक वैश्विक स्तर पर शहरी आबादी कुल आबादी की 68% हो जाएगी। यूएन हैबिटेट यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की ही संस्था है जो ह्यूमन सेटलमेंट और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का काम करती है। इसका हेडक्वार्टर केन्या की राजधानी नैरोबी में है। इसकी स्थापना 1978 में यूएन हैबिटेट 1 यानी फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के साथ हुई। हैबिटेट 1 का आयोजन 1976 में कनाडा के वैंकूवर में हुआ था। हैबिटेट 1 में ही सदस्य देशों के बीच वैंकूवर डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स पर सहमति बनी थी। हैबिटेट 2 का आयोजन सीधे 20 साल बाद यानी 1996 में तुर्की के इस्तांबुल में हुआ। इस सम्मेलन में इस्तांबुल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड हैबिटेट एजेंडा पर आम सहमति बनी थी। इस डिक्लेरेशन के जरिए सभी के लिए पर्याप्त शेल्टर्स मुहैया कराने के लिए ग्लोबल एक्शन पर काम शुरू हुआ। आपको याद दिला दें कि हैबिटेट 3 का आयोजन 2016 में इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में हुआ था। इसी सम्मेलन में न्यू अर्बन एजेंडा को अपनाया गया था, जिसमें सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने यूएन हैबिटेट को अपने एजेंडा 2030 के साथ मिला लिया ताकि एसडीजी 11 पर खास ध्यान दिया जा सके। एसडीजी 11 में शहरों और मानव बस्तियों को इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल बनाने पर जोर दिया गया है। कल हुई आर्थिक मामलों पर कैबिनेट की मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया। देश में ही प्रोड्यूस्ड कच्चे तेल यानी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल की बिक्री पर सरकार ने अपना कंट्रोल खत्म कर दिया है। इसका मतलब सरकार ने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल को डीरेगुलेट कर दिया है। हालांकि इसके साथ ही क्रूड ऑयल और कंडेंसेट के एलोकेशन को सरकार ने बंद करने का फैसला भी लिया है। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल के डीरेगुलेशन से कच्चे तेल के प्रोडक्शन और एक्सप्लोरेशन में लगी कंपनियों को मार्केटिंग में आज़ादी मिल सकेगी। सरल शब्दों में ओएनजीसी और वेदांता जैसे कंपनियां ऑयल रिफाइनरीज को ये कच्चा तेल बेच सकेंगी। इससे बाद में फ्यूल बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि ऐसी कंपनियों को पहले भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल बेचने की इजाज़त थी, लेकिन इसके लिए खरीदार सरकार ही तय करती थी। मीटिंग से और भी बातें सामने निकल कर आई हैं। सरकार या उसके नॉमिनी या फिर किसी सरकारी कंपनी को कच्चा तेल बेचने के लिए पीएससीज यानी प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी जो शर्तें हैं उनमें भी कुछ छूट दी जाएगी। पीएससीज टर्म अक्सर हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री में यूज होता है। इसके तहत सरकार और ऑयल या गैस कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। पीएससी के तहत ऑयल या गैस कंपनी एक्सप्लोरेशन रिस्क और प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट खुद अफोर्ड करती है। इन तीनों को मिलाकर कॉस्ट ऑयल कहते हैं। प्रोडक्शन के बाद जब कंपनी अपना कॉस्ट ऑयल रिकवर कर लेती है तो इसके बाद होने वाले फायदे को सरकार और कॉन्ट्रैक्टर के बीच शेयर किया जाता है। इसे प्रॉफिट ऑयल कहते हैं। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली कैबिनेट ने कल एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन को मंजूरी दे दी। हम बात कर रहे हैं इसी साल जनवरी में भारत और IRENA यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बीच हुए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की। हालिया मंजूरी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और आयरना अब इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इस एग्रीमेंट के सहारे भारत में रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशंस को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारत को 2030 तक 500 गीगावाट इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी के टारगेट को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों संगठनों के बीच रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी से जुड़े तकनीकी पहलू साझा होंगे। इससे न केवल भारत की लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग को भी सपोर्ट मिलेगा, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में इनोवेशन क्लाइमेट भी मजबूत होगा।
आयरिना एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के देशों को सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की तरफ बढ़ने में सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन को मजबूत करने और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर काम करने में इस संगठन की बड़ी भूमिका है। IRENA बायो एनर्जी, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर, ओशियन, सोलर एंड विंड एनर्जी के मद्देनजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। इस इंटरनेशनल एजेंसी का प्रस्ताव पहली बार 1981 में नैरोबी में हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में रखा गया था। आयरिना वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक और रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स भी जारी करता है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी चैनल।